तो दोस्तों, सबसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉमन या पॉपुलर अरिष्ट कौन सा है? जैसे सारस्वत अरिष्ट, द्राक्षारिष्ट, तो आपको क्या लगता है सबसे फेमस पॉपुलर कॉमन कौन सा है? जल्दी से टाइप करके बताइए। ऐसे ही हम कनेक्ट होंगे आज के से। प्रियंका मैम कहती है द्राक्षारिष्ट है। एनीवन एल्स? यस। एनीवन एल्स? दीपिका मैम भी वही कह रही है। क्या बात है, बहुत सारे लोग द्राक्षारिष्ट हैं। द्राक्षारिष्ट लोगों में भी पॉपुलर है। लाइक कॉमन लोग भी उसे जानते हैं कि दिस इज द्राक्षारिष्ट, बेल के लिए, एनर्जी के लिए लेना चाहिए। एनीवेज, मेरे हिसाब से सबसे पॉपुलर एट द लेवल ऑफ वैद्य, वैद्य जिसे यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वो है अभयारिष्ट। ओके, तो आज हम इसी कल्प को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आर यू ऑल रेडी? इसके पहले मैंने पेप्टॉक्स में सुकुमार घृत एक लिया था, सीतोपलादी चूर्ण लिया था, और उसमें हमने एक कल्प का अध्ययन किस प्रकार से करना चाहिए उसके कुछ पहलू देखे थे। इफ यू वांट टू नो द कल्प, देन दीज आर द डायमेंशंस ऑफ। वैसे मैंने कुछ 21 कल्प निकाले हुए हैं चरक संहिता से, कि ये 21 चीजें इनफ है, 21 कल्प, और आपको कहीं दूसरे कल्प को देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्रतिशाय से लेकर कैंसर तक कोई भी व्याधि क्यों ना हो, ये 21 द्रव्य, 21 कल्प उसको हील करने में समर्थ है, उसमें उतना सामर्थ्य है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ऐसे कर करके हम 100 150 कल्प सीख लेते हैं, लेकिन डिटेल में कोई एक कल्प को नहीं समझ पाते। जबकि एक कल्प की फलश्रुति इतनी बड़ी होती है कि अगर हम उसको सही अनुपान से, सही मात्रा से, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज कर सकते हैं बहुत सारी व्याधियों में। तो वैसा आज हम स्टडी करेंगे अभयारिष्ट को। अगेन दिस विल बी अ दिग्दर्शन मात्र, ये एक लेक्चर मत समझिए, हितगुज है, डिस्कशन है हम सभी के बीच में। कैसे कल्प का अध्ययन करना चाहिए, कैसे उसके अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग पहलू हमें समझ के रखने चाहिए। नेहा बहुत सुंदर तरीके से, नेहा ने मुझे पकड़ा है, वो बहुत हद तक उन पैरामीटर्स पर खरी उतरती है जब वो अध्ययन करती है और उसके नोट्स भी निकालती है। तो आज भी नेहा या हमारी मैगी यहाँ पर है, तो इफ पॉसिबल ट्राई टू मेक नोट्स सो दैट अदर्स दोज हु हैव नॉट जॉइंड दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। अभयारिष्ट, सबसे पहले क्या आएगा? अधिकरण। क्या है अधिकरण? जल्दी जल्दी टाइप करते जाइए। कुछ क्वेश्चन आपको पूछना लाजमी है ताकि मुझे डबल चेक होता है आवाज सही से जा रही है या नहीं, और आप सही से जुड़ रहे हैं या नहीं। ओके, अधिकरण क्या है? अधिकरण हमेशा पहले मूल संहिता का देखना चाहिए, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उसमें कहीं आया है या नहीं। उसके बाद फिर वैशज रत्नावली, भारत वैशज रत्नाकर, योग रत्नाकर, कहाँ का ये मूल कर्प है, क्योंकि बहुत बार उसका अडल्टरेटेड वर्जन नए नए संहिताओं में या नए नए ग्रंथों में दिखता है। एनीवन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। मूल अधिकरण क्या है आप सबको पता है, सिर्फ आपको टाइप करना है। एक कल्प को कैसे रीच, कैसे अनेक अनेक व्याधियां उसके अंदर आई हुई है, क्यों आई हुई है, कौन सी अवस्था में काम करता है, इसको समझना है तो पहले उसका अधिकरण समझना बहुत ज्यादा जरूरी। यस, दीपिका मैम इज राइट। अर्श उसका अधिकरण है। अर्श यदि उसका अधिकरण है तो आपको अर्श क्या है ये इन शॉर्ट समझ में आना चाहिए। ओके, तो अर्श का अधिष्ठान क्या है? चरक ने श्लोक दिया हुआ है, सर्वेशम अधिष्ठानम डैश। एनीवन? वन कैडबरी फ्रॉम मी, अगर आपने टाइप कर दिया सही से तो। सर्वेशम अधिष्ठानम डैश, इस प्रकार का कुछ है। मे बी द श्लोक इज नॉट इन प्रॉपर, मतलब समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं बता देता हूँ। उसमें दूष्यों का वर्णन है। अर्श में जो दूष्य इन्वॉल्व होते हैं वहां की बात कही गई है, सर्वेशम अधिष्ठानम डैश। नो प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग, दैट इज वंडरफुल। माउंस धातु का है, दीपिका मैम ने, गुदव लिखा है सोनाली मैम ने। द एक्चुअल आंसर इज सर्वेशम अधिष्ठानम मेदो माउंस त्वक्च। मेद, माउंस और त्वक ये अधिष्ठान बताए गए अर्श के, इसलिए। और उन्होंने बाद में ये भी बताया कि ये अधिमांस विकार है। अर्श क्या है? अधिमांस विकार है, और अधिमांस विकार ये माउंस स्रोतस में दिया गया एक अवयव है, एक रोग है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने अधिमांस विकार में बहुत सारे और लिए हैं, यानी कि तालु में होने वाला, अपत्य पथ में होने वाला, नासा में होने वाले, ऐसे सभी अधिमांस विकार ये भी अर्श है। मतलब कहीं ना कहीं सर्वाइकल पॉलिप से लेकर नासा अर्श तक, पॉलिप तक, इन सभी में हमें अर्श का विचार करना है, यानी कि मेदो माउंस त्वक का विचार करना है। यानी कि मेद, माउंस, त्वक, इन तीनों का भी बैक ऑफ द माइंड आप रखते रहिए।
बिल्कुल ऐसा समझिए कि पिक्चर चल रहा है अभय अरिष्ट नाम का, और उसमें कौन कौन से एक्टर्स है, क्या क्या सिचुएशंस आ रही है, ऐसा बैक ऑफ द माइंड रखते जाइए और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अर्षांसि इति अधिमांस विकाराः सर्वेषाम् अधिष्ठानम मेदो मांस त्वक्च। ये एक बेसिक बात हमें चल गई समझ में। अब अर्श की संप्राप्ति का क्रक्स क्या है, जिस अधिकरण में वो आया है उसकी संप्राप्ति जो है उसका क्रक्स, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ अर्श संप्राप्ति। हमने अधिष्ठान तो देख लिया उसके, अभी क्रक्स क्या है, क्या ऐसी स्पेसिफिक घटना घटती है अर्श में जो अन्य किसी व्याधि में नहीं घटती, इस कंडीशन में ऐसा होता है इसलिए इसका नाम अर्श है। ऐसा क्या होता है, आइदर इन द लैंग्वेज ऑफ चरक और इन योर लैंग्वेज। एनीवन? गलत हुआ तो गलत हुआ, हमें ट्राई करना है, सोचना है, स्मृति को जागरूक करते हुए लिखने की, बोलने की कोशिश करना है। व्हाट इज द क्रक्स, जैसे ज्वर का क्रक्स क्या है, अग्नि का विमार्ग गमन। अग्नि का मांद्य होना ये ज्वर नहीं है, अग्नि का विमार्ग गमन होना ज्वर है। रक्त पित्त का क्रक्स क्या है, तो उसकी पित्त की ऊष्मा से बाकी क्या जो द्रवांश धातुओं का वो रक्त में आ जाना और उसका प्रमाण बढ़ जाना, ये रक्त पित्त का क्रक्स है। तो वैसे अर्श का क्या है, कोई भी नहीं बताएगा? वेरी गुड, प्रियंका मैम ने ट्राई किया, जठर अग्नि मानते जठर, राइट, टू सर्टेन एक्सटेंट इज राइट, लेकिन थोड़ा और डीप में, क्योंकि जठर अग्नि मानते तो उधर में भी है ना। इसका क्रक्स ऐसा है कि यदि आप बाद में ये अध्याय होने के, ये लेक्चर होने के बाद जब आप फिर से पढ़ोगे अर्श की संप्राप्ति, तो उसमें आपको फर्स्ट सेट ऑफ हेतुज एंड सेकंड सेट ऑफ हेतु, एक सेट ऑफ हेतु मिलेगा जिसमें बहुत सारे आहार्य द्रव्यों का नाम है। उन सभी आहार्य द्रव्यों के सेवन से क्या होता है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अभी कभी मत भूलिएगा, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट सेट ऑफ हेतु जो चरक ने दिए हुए हैं, उन हेतुओं के सेवन से उपहत अग्नि, ये शब्द आए हैं, उपहत अग्नि एंड मल उपचय, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हैपनिंग। अग्नि का उपहनन हो रहा है, यानी कि मानदेय की एक अवस्था हो रही है, और मल उपचय, शरीर में मलों का अभिवर्धन हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, मल कौन से होंगे, तो स्वेद मूत्र पुरुष नहीं, उसमें स्वेद नहीं होगा, मोस्टली मूत्र और पुरुष मल, क्योंकि अर्श की संप्राप्ति कहाँ होती है, तो पुरुष धरा कला के आधार पर, और तृतीय अवस्था पाक में या पुरुष धरा कला में पुरुष की निर्मिति और मूत्र की निर्मिति है, तो मूत्र और मल, इन दोनों मल का इफेक्शन वहां पे होने वाला है। तो उपहत अग्नि और मल उपचय, विशेषतः स्वेद की भी शायद इन्वॉल्वमेंट होगी, वो बाद में हम समझेगा, लेकिन विशेषतः पुरुष और मूत्र की इन्वॉल्वमेंट है। समझा फर्स्ट सेट ऑफ हेतु से क्या हो रहा है? टाइप करते ही जाइए आप, जो भी लगता है, आपके फीडबैक से मुझे आगे बढ़ने में आसानी होती है। देन सेकंड सेट ऑफ हेतु, अलग हेतु बताए गए हैं, वो विहार्य हेतु है प्राय, कि उत्कट आसन में बैठना आदि आदि। उससे क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। हेलो, सेकंड सेट ऑफ हेतु से क्या होता है, प्रकुपितो वायु अपानस्तम मलम उपचितम अधोगम आसाद्य बुधवलीषु आधत्तो ततस्त्वान अर्षांसि प्रादुर्भवन्ति। पहले सेट ऑफ हेतु से अग्नि का उपहरण हुआ और मल का उपचय हो गया। सेकंड सेट ऑफ हेतु जो ज्यादा करके विहारात्मक है, उनसे वायु का प्रकोप होकर, अपान वायु का प्रकोप होकर मल को उसने नीचे की धमनियों में स्थित कर दिया, लेके गया वो अपान, खींचा उसने, जो भी कुछ मल है उसको खींचकर अधोगामी धमनियों में, गुद बलियों में स्थित कर दिया, और फिर वहां से अर्श की उत्पत्ति हुई। राइट, क्लियर, वेरी क्लियर। बाद में आप डिटेल में पढ़िएगा कि कौन से हेतु है, वो बाद में डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अब तक पिक्चर क्लियर हो गया कि अर्श में क्या क्या है, मेद मांस त्वक अधिष्ठान है, उपहत अग्नि मल उपचय होने वाली घटना है, वायु का, अपान वायु का विशेषतः प्रकोप है, वो मलों का अधोगमन है, बुध बलि और धमनी में उसका स्थित होना है। राइट, गॉट इट अप टिल नाउ? क्योंकि अभी हमें अर्श के पिक्चर से पूरे अभयारिष्ट को समझना है। ये एक डायमेंशन हो गया उसका। नाउ सेकंड डायमेंशन, अभयारिष्ट में प्रमुख द्रव्य कौन से हैं, जो प्रमुख है वो गाइड करेगा, स्टेयरिंग उनके हाथ में होती है। जो द्रव्य ज्यादा यूज किए होते हैं उसके हाथ में स्टेयरिंग होती है, और जो अधिकरण होता है उसके इर्द गिर्द बाकी व्याधियां होती है। तो हमने वो देख लिया कि अधिकरण उसका अर्श है, और कौन सी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। अभी हम द्रव्य के लेवल पर, मान लीजिए जैसे कपित्त है, इंद्र वारुणी है, तो कौन सा द्रव्य ज्यादा प्रमाण में है, ऐसे कौन से दो द्रव्य है अभयारिष्ट में जो ज्यादा प्रमाण में यूज किए गए? वेरी नाइस, दीपिका मैम ने बताया, एक है हरित की, दूसरी कौन सी है? सबसे ज्यादा कंटेंट किसका है अभयारिष्ट में? इट इज अ सरकाजम, सॉरी इट्स एन आयरनी, नाम उसका अभयारिष्ट है लेकिन प्रमाण किसी अन्य द्रव्य का ज्यादा है।
राइट। तो सोनाली मैम ने सही बताया, मुनक्का का प्रमाण है। लेकिन अगेन, अधिकरण के हिसाब से यदि आप जाओ तो भैषज रत्नावली में हरितकी 1 तुला है और मृदविका जो है वो आधा तुला है। लेकिन मूल जो पाठ है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मूल पाठ को देखना जरूरी। मूल पाठ चरक संहिता का है, जिसमें हरितकी आधा प्रस्थ है और अमलकी 1 प्रस्थ है। वहां पर मुनक्का का जिक्र नहीं है। वहां पर कौन है? तो अमलकी है। मतलब स्टेरिंग किसके हाथ में है? अभयारिष्ट की, अमलकी और हरितकी के हाथों में है। मतलब इन दोनों में जो विशेष होगा, वो विशेष हमें ध्यान में रखते हुए समझना है कि कौन कौन से व्याधियों में वो काम करेगा। समझ में आया ठीक से? तो देखिए, एक कल्प को कितने डिटेल में समझा जा सकता है और समझना चाहिए। अब हम अमूमन तौर पर लिख देते हैं कि अभयारिष्ट 3-3 चम्मच ले लीजिए। हमें पता भी नहीं होता कौन से कंपनी का बताना है, सांडू का क्या है, वैद्यनाथ का क्या है, वैद्य रत्नम का क्या है, कोटक्कल का क्या है, कौन सा पार्ट यूज किया है उन्होंने। तो आपको पता है अभयारिष्ट जो मार्केट में यूज होता है, कौन सी फार्मेसी कौन से पार्ट को यूज करती है? क्योंकि फलश्रुति में बहुत फर्क गिर जाएगा। जो वैश्य रत्नावली वाला पार्ट है उसमें विडंग है, मधुक है, गुड़ है, गोक्षुर है, त्रिवृत है, जो चरक वाले पार्ट में नहीं है। तो कौन से पार्ट में कौन सी फलश्रुति के लिए कौन सा अभयारिष्ट यूज करना है, ये भी हमें समझना होगा। एनीवन, आप अभयारिष्ट यूज करते हैं तो कौन सी फार्मेसी का देते हैं पेशेंट्स को लिखकर, और उससे क्या फलश्रुति आपको अपेक्षित है, ऐसा समझ के देते हैं। है ना, मूलभूत क्वेश्चन है एंड वी शुड गो इन दैट मच डेप्थ। अगर उसका अधिकरण ही गलत हो गया तो वो फलश्रुति कैसे मिलेगी? बहुत लोगों ने द्रव्य भी नहीं बताए सही से। शायद आपको पता होगा, शायद आपने टाइप नहीं किए एनीथिंग। यस, मेनी ऑफ पीपल यूज सांडू, और सांडू यूज भी करना चाहिए क्योंकि उसकी क्वालिटी बैद्यनाथ से डेफिनेटली ज्यादा अच्छी है। इवन दूध पापेश्वर की क्वालिटी अच्छी है। आपके पास आयुर्वेद सेवा संघ की मेडिसिन आती होंगी तो उसकी क्वालिटी है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर कोई है, क्योंकि वो चरक के पार्ट को मानते हैं और वो ट्रस्ट है, इसलिए ट्रस्ट के हिसाब से बहुत ही प्योरिटी है उनके मेडिसिन में। और कभी भी झूठ नहीं बोलते वो लोग, मतलब जो द्रव्य है तो है बोलेंगे, नहीं तो उसका प्रतिनिधि द्रव्य दे देंगे। ऐसी कौन सी कंपनी है और जो चरक के पार्ट को मानती है अभयारिष्ट? बाकी सभी जो हमारी कंपनियां हैं, सांडू से लेकर व्यास, बाकी सभी जो है वो वैश्य रत्नावली का ही पार्ट यूज करती है। ऐसी कौन सी फार्मेसी है जो चरक का पार्ट यूज करे? और हमें यही देना है आज से, क्योंकि चरक की जो फलश्रुति है वो बहुत ही अफलातून है, बड़ी है फलश्रुति, और हमें वही सीखना है, समझना है। आफ्टर ऑल वी आर चरक्स। भूत पापेश्वर आई डोंट थिंक वो यूज करते हैं, देखना होगा मुझे। लेकिन मैं जिसको जानता हूँ वो है कोटक्कल और वैद्य रत्नम। ये केरल की साउथ की कंपनी थी, अष्टांग हृदय का पार्ट यूज करी थी, और अष्टांग हृदय ने जो है वही चरक का पार्ट यूज किया है। यस राइट श्रेया मैम। तो आज से हम ये प्रण करेंगे, क्योंकि हमने ये समझा है? इसलिए हम वैद्य रत्नम या कोटक्कल का यूज करेंगे। बाकी आप देख लीजिए दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो वो यदि चरक संहिता का पार्ट यूज करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। और जो वैशिष्ट रत्न वाला वाला पार्ट है उसकी फलश्रुति छोटी है, वो भी अच्छा ही है, लेकिन इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। तो उसकी फलश्रुति बता देता हूँ, अर्षाउन से नाशयेत शीघ्रम, ये वैशिष्ट रत्नावली वाला पार्ट है जो कॉमनली सब फार्मेसी यूज करती है। अष्ट उदर को में भी दिया है, अर्ष में भी नाशयेत शीघ्रम कहा है। वर्चो मूत्र विबंधनुत, ये इंपॉर्टेंट श्लोक वहां पर आया है, सूत्र वहां पर आया है कि पुरुष और मूत्र इनका विबंध यदि होता है तो उसको दूर करता है। यानी कि ये सीकेडी की पेशेंट्स में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि सीकेडी के पेशेंट्स में पहले बहुत बार पुरुष धरा कला की विकृति होती है, मल का उपचय होता है, और बाद में उसका इम्पैक्ट मूत्र व स्रोत पे दिखता है। और वन्नी संदीप ये परम, ये श्लोक आया है, ये वर्ड्स आए हैं कि वन्नी का संदीपन परम होता है। यानी कि जठर अग्नि से लेकर भूताग्नि धातुअग्नि तक जहां कहीं पर भी अग्नि का माल्य आ चुका है, वहां पर दीपन करने का काम करे। ओके, एनीवेज, तो हमने इन शॉर्ट उसकी संपत्ति देखी, दो द्रव्य देख लिया, हरितकी और अमलकी। अभी हमें ये देखना है कि हरितकी और अमलकी में ऐसा क्या विशेष है कि वो अभयारिष्ट को अभयारिष्ट बनाता है, या अभयारिष्ट की जो प्रमुख जो व्याधियां हैं उन पर काम करता है। तो प्लीज टाइप कर करके बताइए, व्हाट स्पेशल इन हरितकी एंड अमलकी, क्या खास है, क्या अलग है तो अर्श पर और बाकी संलग्न व्याधियों पर काम करता होगा। हरितकी का वर्ड इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हरितकी की निरुक्ति इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जल्दी जल्दी बताइए। मैगी नोट्स निकाल रही है ना?
यस, बहुत सारी उसकी निरुक्तियां हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्श जो बहुत पॉपुलर मानी जाती है, हरति मलानिति हरित, जो मलों का हरण करती है वो हरितकी है। और इसमें हमने अर्श में वही देखा है, मल उपचय अग्नि उपहनन, दो इंपॉर्टेंट। बाकी फिर कुछ आपको कीवर्ड्स बताता हूँ हरितकी के, जो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्याधिया जो अभय की में दी गई है उसमें इंपॉर्टेंट होगी। दोषानुलोमनी वयस्थापनी परम, कुष्ठ गुल्म उदावर्तम शोषम अर्शांसी ग्रहणी दोषम पुराणम विषमज्वरम रुद्रोगम शिरोरोगम त्रयोमर्म पे काम है। और अर्श को बोला है बहुव्याधि कराणी, अनेक व्याधि को करण करता है। और उसको अ, दुख उपचारिता, इस प्रकार के वर्ड्स हैं, यानी कि दूसरे दूसरे मर्मों पर भी उसका इफेक्ट होता है। वर्ड देखिए क्या है हरितकी में, शिरो रोग, मूत्र विबंध, यानी कि उसका इम्पैक्ट जो है वो हृदय पर भी होता है, बस्ती पर भी हो रहा है, और गुद पर भी हो रहा है ना, प्राणायतनों पर भी उसका इफेक्ट हो रहा है। वैवर्ण्यम, हरितकी वैवर्ण्य का भी नाश करती है। अंश की फलश्रुति में देखो तो कामला, व्यंग, श्वित्र, इस प्रकार के व्यंग अर्श में भी वैवर्ण्य प्रधान विकृति है। तो जहां कहीं पर भी वैवर्ण्य है वहां पर आप अभयारिष्ट का सोच सकते हो। वैवर्ण्यम या इंडिविजुअल भी हरितकी यूज कर सकते हो लेप के स्वरूप में या इंटरनली। कामला क्रिमिन, कामला में भी अभयारिष्ट के एक फलश्रुति में कामला भी आया हुआ है। कृमि, कृमि भी वहां पर आया है, कृमि में भी वही घटना है। मल उपचय अधिकम अग्नि उपहन श्वयथुम स्रोतो विबंधान स्मृति बुद्धि प्रमोहम। हरितकी का ये एक बहुत ही विशेष है, हम सब जानते हैं। स्मृति बुद्धि प्रमोहम, जहां जहां पर स्मृति और बुद्धि भ्रष्ट होती है या मोह हो जाता है, वहां सब क्षेत्र में वो काम करती है। ठीक है। फिर है अमलकी। अमलकी भी वह स्थापना नाम है, और हरितकी में भी वह स्थापन है। वह स्थापन मतलब सिर्फ एजिंग नहीं, तो एजिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन ऑल्सो। तो आपको अभी हर जगह वो ऊपर लगाना है कि दोनों में कॉमन वय स्थापना है। तो अर्श में वय स्थापन का मीनिंग क्या, बाकी के जो फलश्रुति है, ग्रहणी में वय स्थापन क्या, पांडु वय स्थापन, कामला वय स्थापन, ज्वर वय स्थापन, यक्ष्मा वय स्थापन, उदर वय स्थापन, श्वित्र, कृमि, व्यंग, अरुचि, शोफ, कुष्ठ, ये सभी फलश्रुतियां हैं, उसमें वय स्थापन करेगी। कुछ कुछ आना चाहिए और बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। अमलकी का विशेष क्या है, रक्त पित्त प्रमेह गणम हरितकी समम धात्री फलम, किंतु विशेषता रक्त पित्त प्रमेह गणम परम वृक्षम रसायन। वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त पित्त प्रमेह गणम है, तो जो भी रक्त पित्त प्रबल वाली कंडीशन है वहां पर डायरेक्टली अमल की यूज की जा सकती है, अभयारिष्ट यूज किया जा सकता है। लेकिन परम वृक्षम रसायनम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अर्श में प्राणायतन तो अफेक्ट होता ही है, और गुरु बुध के साथ साथ सार्वदेहिक शुक्र की भी दृष्टि होती है, इसलिए वहां पर वृक्ष द्रव्य का चयन बहुत अप्रोप्रिएटली किया गया है। और अमल की जो है ये भेदन भी है, भेदी उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, उसका भी उन्होंने बहुत पॉपुलरली प्यारे तरीके से यूज कर लिया है। वैश्य रत्नावली ने अमलकी की जगह पर मृद्विका का यूज किया है। मृद्विका भी उदावरत हरम बताया गया है, मृद्विका नित्य सेवनीय है, अमलकी भी नित्य सेवनीय है। लेकिन अमलकी में कुछ और अलग विशेष बातें हैं, परम वृक्षम है, रसायनम है, इसलिए उसका रोल और ज्यादा रहेगा। आज निघंटुकार कहते हैं कि दाह हरम शोफग्नम, हम अर्श में वही प्रमुख घटना होती है कि दाह और शोफ, ये दोनों चीजों से पेशेंट व्यस्त होता है, त्रस्त होता है, तो वहां पर वो अमलकी का यूज होता है। फिर बाकी के कुछ द्रव्य आते हैं, कपित्त जो संग्राही है, मूत्र दोषजित भी बताया गया है उसको। कुछ कुछ संग्राही द्रव्य लिए हैं, कुछ कुछ अनुलोमन द्रव्य या भेदन करने वाले द्रव्य, ऐसा पूरा अभयरिष्ट का स्वरूप है। यानी कि मल का प्रवर्तन भी हो जाएगा, भेदना फोड़ना भी हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बल कम है, ऑलरेडी गुदवनी जो है वो त्रस्त है। बार बार यदि आपको मल प्रवृत्ति होगी तो बार बार वहां पर फ्रिक्शन होगा, तो वैसा भी हमें अपेक्षित नहीं है। बहुत बार हम लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट अर्श के आते हैं तो उसको अनुलोमक दे देते हैं, तो दैट इज नॉट अपेक्षित। अनुलोमन होना चाहिए, लेकिन विरेचन एक्शन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्राही एक्शन होकर मल बाहर निकलकर अनुलोमन होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाकी के द्रव्य इंद्र वारुणी, अगेन ये विरेचनी है, गर्भ विशोदरम ना बताया गया है। विडंग है जो कृमि कुष्ठ तृप्तिग्न है। विडंग की एक खास बात ऐसी है कि ये प्राणकामीय रसायन है। यदि आप हम विडंग को सिर्फ कृमि तक सीमित करते हैं, विडंग हमसे बहुत गुस्सा करता है इसकी वजह से कि मैं सिर्फ कृमि में आपने मुझे डाल दिया, जबकि मैं प्राणकामीय रसायन हूँ। मुझे चरक में प्राणकामीय अध्याय में लिया गया है, प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते। और रक्त की इन्वॉल्वमेंट अर्श में मैंडेटरी है, यदि अधिष्ठान में भी नहीं आया है मेदो मांस त्वक में, फिर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी है। यदि आप
देखो तो कोई भी शोणितज जो विकार हमने चरक सूत्र 24 में देखे हैं वहां पर अर्श का उल्लेख नहीं है। ये क्यों नहीं है आपको बताना है, क्योंकि अर्श मतलब धमनी की विकृति है, रक्त की विकृति है, प्राण की विकृति है, तो वहां पर रक्त का उल्लेख होना चाहिए था। लेकिन शोणितज विकार में भी नहीं है और रक्त व स्रोतज के विकारों में भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, ये या तो अभी आप बताइए या बाद में बताइएगा। ओके, मैं जानबूझ के फास्ट भी जा रहा हूँ और जहां पर जरूरी है वहां पर स्लो हो रहा हूँ, ताकि आप समझ लो क्या क्या आपने पढ़ना है। पिप्पली उसका एक द्रव्य है जो कि दीपनीय है, शीत शूल प्रशमन है, तृप्तिघ्न है, लोद्र है जो शोणित स्थापन है, संधारणीय है, पुरुष संग्रहणीय है, एलवालुक है जिसको आज के भाषा में क्या कहते हैं, कोलोसिंथिस नाम से लिया जाता है, संदिग्ध द्रव्य है। एलवालुक की निरुक्ति ही प्राणने बल प्राणने इस प्रकार है, मतलब जाठर अग्नि को जो दीप्त करता है वो एलवालुक, तो वो शुक्र शोधन में है, वेदना स्थापन में है एलवालुक की द्रव्य। मरीच है, मरीच प्रमाथी द्रव्य है, हम सब जानते हैं कि सूक्ष्म स्रोतों तक जाकर मलों को बाहर निकालने में काम करता है। गुड़ है, गुड़ का प्रमाण सबसे ज्यादा है, 200 पल तक गुड़ है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ गुड़ क्या करेगा वरिष्ठ के अंदर का। तो मूत्र रक्त शोधन हो, ये उसकी फलश्रुति का मुख्य है गुड़ का। क्षार मधुरो, थोड़ा सा क्षार भी है गुड़, तो क्षार होने के कारण शन भी करेगा, मलों को बाहर निकालने में मदद करेगा, मधुर है, बल भी रक्षण करेगा और मूत्र रक्त का शोधन भी करेगा। कृमि बढ़ाने वाला भी है गुड़, मेद रक्त मांस से पंचा कृमि वर्धना। तो कृमि को बढ़ाना मतलब क्या करना है, एक तरीके से उनको उद्युक्त कर देना, उनको बाहर निकालने में मजबूर कर देगा और बाकी के द्रव्य उन कृमियों को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार की भी एक्शन वहां पर होनी अपेक्षित है। अब तक समझ में आ रहा है? तो हमने द्रव्य के एंगल से और उसके परम अधिकरण के एंगल से सोचने की समझने की कोशिश की है। इज इट ओके? अब तक कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछिए, फिर आगे हम बाकी के जो व्याधियां हैं उसमें उसका किस अवस्था में कब कैसे क्यों यूज करना है वो समझने की कोशिश करें। सर 2 प्रश्न हैं। जी जी सर पूछिए। एक प्रश्न तो ये है कि अभयारिष्ट में ग्राही द्रव्य भी साथ में है और रेचकीय वातावरण जैसे अभयारिष्ट अभया अपने आप में है, तो एक समय में दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण वाली चीजें कैसे काम कर सकती हैं? नंबर 1। दूसरी बात, मेरा प्रश्न ये था कि जब हम कई औषधियों को एक साथ मिलाते हैं तो उनके जो गुण जो प्रभाव आएगा वो सब सामूहिक द्रव्यों का एक नया प्रभाव बनेगा या उन सबका अलग अलग दिखता रहेगा? बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बहुत ही सटीक और बहुत ही जरूरी है ये इसको समझना। एक तो पहले बताते हैं, आपके दूसरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि मुनिर एव जानाति द्रव्य संयोगजम फलम, ऐसा चरक ने लिख के रखा है कि मुनिर एव जानाति, मुनि मतलब क्या, मननाथ मुनि, जो हमेशा मनन करता है, सोचता है, वही एक उसका अर्थ ये हो गया। और दूसरा चरक आदि ऋषि जो है वही उसके जान सकते हैं, इसलिए हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। उन्होंने बोला है कामला में यूज करना है, रुद्रोग में यूज करना है, यूज करिए बिंदास। हमें इस प्रकार से किम पांडित्यम परिच्छेदा, एक एक द्रव्य को अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी एक मत है। लेकिन मननाथ मुनि ये वचन ज्यादा सही लगता है, युक्ति संगत लगता है कि हर एक द्रव्य को आप पहले देखो अलग से और बाद में एज अ होल उन द्रव्यों को देखो कि वो क्या काम करते हैं, फिर हमें बिल्कुल संप्राप्ति क्लियर हो जाती है कि इस अवस्था में ये यूज करना है, इस अवस्था में ये यूज करना है। ओके, सो बोथ आंसर्स आर राइट एट देयर ओन प्लेस। इसलिए केरलीय जो परंपरा है वो वाग्भट को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वाग्भट ने बोला है ये श्लोक इधर यूज करना है मतलब यूज करना है, और उनको भी बहुत सिद्धि मिलती है, नहीं ऐसा नहीं है। उनको अगर पूछे कि इस द्रव्य का क्या कार्य है, ये अलग अलग द्रव्य क्यों लिए गए, तो वो कुछ नहीं बता पाते, वो इतनी बुद्धि लगाते ही नहीं, वो ब्लाइंडली यूज करते हैं। ये फलश्रुति है, ये द्रव्य है, उनका पूरा श्लोक लर्न होता है और डायरेक्टली यूज करते हैं। दैट कैन बी वन अप्रोच। बट मेरे हिसाब से वैयक्तिक मत मेरा ऐसा है कि पहले एक एक को पढ़ो, फिर एज अ होल समझो, फिर फलश्रुति देखो और फिर उसका एज अ होल इम्पैक्ट क्या आता है ये देखने की कोशिश करो। दूसरा ऐसा है कि विरुद्ध द्रव्य के या विरुद्ध वीर्य के द्रव्य यूज किए गए हैं तो उसमें प्रमाण का अलग है। जैसे हरितकी और अमलकी का प्रभाव प्रमाण सबसे ज्यादा है, बाकी के जो द्रव्य है उसका प्रमाण कम है। इसका मतलब उनकी एक्शन ज्यादा दिखेगी, बाकी के द्रव्य की एक्शन कम दिखेगी। तो ये अनुलोमन विरेचन का एक्शन तो वहां पर दिखेगा ही, लेकिन ये द्रव्य अपने प्रभाव के कारण कुछ हद तक उतना उसे नहीं होने देंगे। दिस इज फर्स्ट आंसर। सेकेंड इज एज अ होल, जब हरितकी अमलकी कपित्थ इंद्रवालुनी विडंग सब मिक्स हो जाएंगे तो अगेन इट विल क्रिएट डिफरेंट प्रभाव जो अचिंत्य भी हो सकता है, जो शायद हमें पता नहीं है। हाँ, तो ये दोनों तरीके से उसे सोचना होगा। जब हमें इंडिविजुअली द्रव्य का अध्ययन करने के बाद किसी फलश्रुति में उसका कोरिलेशन नहीं लगता है ना, जब कोरिलेशन हम नहीं लगा पाएंगे अलग से, तब उस प्रभावजन्य कर्म को समझना है कि नहीं ये प्रभावजन्य कर्म है,
या द्रव्य का सामूहिक प्रभाव है, इसकी वजह से ऐसा ऐसा दिख रहा है, अन्यथा हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसा मेरा मत। जी सर। है ना, अभी राइट नेहा बोल सर, रही है थैंक यू। मंत्रवत, हाँ, नेहा बोल रही है कि मंत्रवत संप्रयुक्तव्य, ये भी बराबर है। एक बार, लेकिन ये श्लोक आया कहाँ पर है? चिकित्सा स्थान में आया है, मंत्रवत संप्रयुक्तव्य, मतलब क्या आपने पहले सब के स्थान समझ लिए, आपने गुणधर्म समझ लिए है, एक बार आपने सब समझ लिया है, आपकी बुद्धि तैयार है, उसके बाद जैसा करना है वैसे करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो गया कि उन्होंने बताया वैसे करना है डायरेक्टली, पहले आपकी बुद्धि पर प्रोसेसिंग हो चुका है, यू नो व्हाट हरितकी इज, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अंदर दो तीन लोगों के साथ मिक्स होने के बाद वो क्या कर सकती है, ये हमें देखना होगा। फिर अभया भी दोनों काम करती है, ग्राही भी और अनुलोमन भी, ऐसा श्रेया मैम कहती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो आप श्लोक तो जानते ही कि भ्रुष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, संग्राही भी है भ्रुष्य भी, लेकिन उसका आसव अरिष्ट फॉर्म में जब हम यूज करते हैं तो उसको किस प्रकार से उसको यूज किया गया है, स्पिन्न करके यूज किया गया है, तो इसलिए वो अनुलोमन का ही काम ज्यादा करेगी, यहाँ पर उसका ग्राही इफेक्ट नहीं दिखेगा, अनुलोमन का ही दिखेगा। इस प्रकार से एक एक द्रव्य को समझा जा सकता है। ओके, वंडरफुल। तो अच्छे क्वेश्चन पूछे। अभी हमें क्या करना होगा, एक तो अर्श से रिलेटेड, अर्श के पेशेंट में आप 50% लोग देख लो उनको अर्श होता ही है। फिर वो नासार्श ले लीजिए, नासार्श भी बहुत लोगों को लेता रहता है, या तो फिर हमारा रेगुलर अर्श, शुष्क अर्श या स्रावी अर्श होता है। और उस अर्श के कॉम्प्लिकेशन की वजह से बहुत सारी व्याधियां होती है, या तो प्रेगनेंसी के दौरान अर्श होता है, एबॉर्शन हो जाने की वजह से अर्श होता है, या गलत सूतिका परिचर्या की वजह से अर्श होता है, खास करके स्त्रियों में। और इस अर्श के परिणाम स्वरूप 1 2 3 3 साल तक ये तकलीफ होती है, बाद में अर्श तो ठीक हो जाता है लेकिन दूसरी तकलीफें शुरू हो जाती है, जैसे बहुत से अर्शों के पेशेंट में श्वित्र ये लक्षण दिखता है, फीमेल्स में खास करके, या व्यंग ये लक्षण दिखता है, खास करके आप मोमेडियन पेशेंट्स देख लीजिए, अर्श भी होता है, व्यंग भी होता है, अर्श भी होता है, श्वित्र भी होता है, इस प्रकार से आप देखिए। श्वित्र भी देखा जाए तो दारुण अरुण श्वित्र रक्त मांस मेद रिस्पेक्टिवली, यानी कि मेद धातु की इन्वॉल्वमेंट वहां पर ज्यादा है। और अर्श की फलश्रुति भी देखिए, अधिष्ठान भी देखिए, मेदो मांस त्वक है। और वो मोमेडियन पेशेंट्स भी देख लीजिए, ज्यादा करके स्थूल ओबेस उस टाइप के होते हैं जिनको कॉन्कोमिटेंटली अर्श और श्वित्र, अर्श और व्यंग ये विकार दिखते हैं, तो इनमें हमें अभयारिष्ट देना ही देना है। दूसरी गलती बहुत बड़ी होती है कि हम अभयारिष्ट को बहुत कम मात्रा में देते हैं, तो उसको कम मात्रा में नहीं देना है, वीक्ष प्रमाण में देना है, सोच समझकर ज्यादा मात्रा में दीजिए तो ही रिजल्ट आता है। एक एक दो दो तीन तीन चम्मच से कुछ नहीं होता, या तो उसको वर्धमान यूज कीजिए 1 चम्मच से 10 चम्मच तक, या तो बृहद मात्रा में स्टार्ट कर दीजिए डायरेक्टली, यदि वो अभयारिष्ट से उसको साथ में हो, या उसकी अग्नि अच्छी हो, कफवातज कंडीशन हो या वात कफज कंडीशन हो, तो डायरेक्टली आप 40 ml 50 ml ऐसे भोजन के साथ, भोजन के मध्य मिक्स करते हुए, या अभयारिष्ट के अंदर मैं बहुत बार पेशेंट्स को अभयारिष्ट महातिक्त घृत डालकर देता हूँ। महातिक्त घृत कहाँ पर आया है, कुष्ठ में है, और रक्त पित्त प्रबलानी अर्शांसी ऐसी उसकी फलश्रुति में आया हुआ है। तो बहुत बार मैं श्रावी अर्श के पेशेंट को अभयारिष्ट महातिक्त घृत मिलाकर अपान काल में देता हूँ। ऐसे आप बहुत सारी युक्तियां लगा सकते हैं, समान काल में दे सकते हैं, या जो उसका पीने का पानी आधा ग्लास गर्म पानी में अभयारिष्ट कर दीजिए, और भोजन के में पे काम करेगा अभय। और अर्श की यदि संप्राप्ति देखो तो पंचात्मा मारुता इस प्रकार से आई है कि पांचों के पांचों वायु वहां पर दुष्ट होते हैं, अपान वायु विशेषता दुष्ट होता है, इसलिए यदि आपको प्राण उदान में समान अपान पे काम करना है तो भोजन के पूर्व भी अभयारिष्ट हो, भोजन के मध्य भी हो, भोजन के अंत समय में भी हो, इस प्रकार से उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। फिर आपको बाकी के व्याधियां देखनी है। ग्रहणी, ग्रहणी में क्या होता है, अधस्तु पक्वम आमम, इस प्रकार का विशेष है कि अपक्व आम यदि नीचे चला जाए, रुक जाए वहां पर, तो प्रवृत्तम ग्रहणी गदा, या लीनम पक्वाशयस्तम, पक्वाशय में लीन दोष हो जाए तो अभय, तो ग्रहणी जैसा विकार होता है। बार बार मूल प्रवृत्ति होती है, दिन में 8 8 10 10 बार मल प्रवृत्ति होती है, आईबीडी के पेशेंट होते हैं, क्रॉन्स के पेशेंट होते हैं, ऐसे ही लक्षण लेकर आते हैं, उसमें आप अभयारिष्ट यूज कर सकते हैं। पांडु, पांडु की कंडीशन तो बहुत बार हमें दिखती है, लो एचबी से लेकर सीकेडी के पेशेंट तक हर एक जगह पर आपको भेक वर्ण या केत की धूल सन्निभ इस प्रकार का वर्ण पेशेंट का होता है। और बाकी के पांडु के क्लासिकल हेतु दिखते हैं, तो वहां पर आप उसको दे सकते हैं। अल्प रक्त मेद, ये पांडु की विशेष है, अल्प रक्त मेद वैवर्ण प्रपन्नम केवलम देहम त्वक मांसांतरम, त्वक और मांस के बीच में जो जगह है वहां पर विदग्ध रस जहां पर होता है, उस विदग्ध रस को तोड़ने वाला कोई काम करता है, कोई
विदग्ध रस को जो मिटाता है वो अभयारिष्ट है, या विदग्ध रस को जो जिसमें दिखता है वो व्याधि पांडु है। मैं आपको कुछ क्रक्सेस बता रहा हूँ, हर एक व्याधि की संप्राप्ति के क्रक्सेस जो अभयारिष्ट से रिलेट हो रहे हैं, है ना। तो पूरा का पूरा व्याधि बताना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अध्ययन वैसा ही करना चाहिए आइडियली। क्योंकि मैंने जब अभयारिष्ट का अध्ययन किया तो इस प्रकार से किया था कि कम से कम 5 घंटे तक सिर्फ अभयारिष्ट पर बोला जाए, इस प्रकार का मैंने अध्ययन किया था। और आज मैं कम से कम 1 घंटे में ये टॉपिक खत्म हो जाए इस प्रकार की कोशिश की है। और आप सब लोग अभी वाकिफ हो किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए। तो इस अध्याय से या जिस प्रकार से मैंने आज बताया उस प्रकार से आप लीड लेकर के और भी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। देन बल वर्ण अग्निवर्धन, यह अभयारिष्ट की विशेष फलश्रुति है। बल वर्ण अग्निवर्धन, जब अग्नि का वर्धन होता है तो बल का वर्धन होता ही होता है। बहुत सारे आप पेशेंट देख लीजिए, उनको बोलिए 2 साल पहले का आपका फोटो दिखाइए और आज का फोटो दिखाइए, तो कार्य विशेष हमें दिखता है। और ये कार्य का वजह बहुत बार अग्नि दुष्टि होती है। और अभयारिष्ट जैसा द्रव्य यदि आप नित्य सेवनीय भी बना दे, इसको अल्प मात्रा में देते रहे, तो बल वर्ण अग्नि इन इस त्रिकूट का वर्धन होने में मदद होती है। ज्वर, ज्वर भी अभयारिष्ट की फलश्रुति में आया है। और हरित एकमेव ऐसा ऋषि है जिन्होंने रक्त दुष्टि एक प्रमुख घटना बताई है ज्वर में। तो जहां जहां पर ज्वर में रक्त का अनुबंध हो या रक्त की दुष्टि आपको क्लियर कट दिखती है, विसर्प जैसी कंडीशन है, वैवर्ण जैसी कंडीशन और साथ में ज्वर है, तो वहां पर अभयारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। फिर उदर, उदर अगेन त्वक मांसांतर का शोथ है, कुक्षिगत शोथ है, त्वक और मांस के बीच का शोथ है। और अर्श उदर ग्रहणी, ये तीनों विकार कैसे बताएं तो अग्नि से रिलेटेड है। अग्नि विशेष मानदेय जहां पर होता है तब उदर की अभिव्यक्ति होती है। तो जहां जहां पर पेशेंट बोलता है कि बहुत सालों से मुझे भूख ही नहीं लगती है, ऐसे बहुत पेशेंट आपके पास आते हैं जो बोलते हैं कि पहले 4 रोटी खाता था अब 2 ही रोटी खाता हूँ, बहुत साल से मुझे भूख ही नहीं लगती है, खाना है इसलिए मैं खाता हूँ। ऐसे सभी पेशेंट्स में परम अग्नि वन्नी संदीप ये परम, ऐसा भैषज रत्नावली वाला अभयारिष्ट या चरक की फलश्रुति वाला अभयारिष्ट आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है कुष्ठ। कुष्ठ में क्या है, त्वचा कुर्वन्ति वैवर्ण्यम, त्वचा में वैवर्ण्य होना, और अंत में सर्व वपु कुष्णातीति कुष्ठम, पूरा शरीर ही विकृत हो जाना, ये उसमें होता है। और कुष्ठ के यदि आप धातु बेस देख लो तो त्वक मांस शोणित लसिका इस प्रकार से है। और ये सभी के सभी अर्श में भी है और सभी के सभी का भेद करने का सामर्थ्य अभयारिष्ट में भी है। शोफ, शोफ की संप्राप्ति यदि चरक चिकित्सा 12 में देखो तो बाह्य सिरा प्राप्य यदा कफासुर पित्तानि संदूषयति, कि बाह्य सिरा प्राप्य यदा, और सिरा किसका उपधातु है तो रक्त का। इसलिए जहां जहां पर रक्त से रिलेटेड शोफ होगा, अर्श के साथ शोफ होगा, शोफ के साथ अर्श होगा, वहां पर अभयारिष्ट आएगा। यदि शोफ के रूप देखो आप तो उसमें वैवर्ण एक पहला रूप है, तो जहां जहां वर्ण आपको दिखे, आज से एक ऐसी कोशिश करो कि मैं पेशेंट में सिर्फ वर्ण के आधार पर चिकित्सा करूंगा। तो फिर वो श्वित्र हो, व्यंग हो, शोफ हो, अर्श हो, जहां जहां पर वैवर्ण है वहां पर या तो अभयारिष्ट या अन्य कोई ऐसे दर्द है जो वैवर्ण का नाश करेंगे लेकिन अग्नि का भी दीपन करेंगे, ऐसे यूज करने की कोशिश करूंगा। ऐसा आप देख सकते हैं। व्यंग, व्यंग में अगेन अभयारिष्ट बोला है। बहुत सारे पेशेंट अगेन आप मोमेडियन पेशेंट देख लीजिए, खास करके चीक्स के ऊपर या नोज के नीचे यानी कि नोज के हाफ भाग के ऊपर उनको होता ही होता है व्यंग। वो नॉनवेज की वजह से भी होता है, अत्यशन की वजह से भी होता है। तो व्यंग की निर्मिति कैसे होती है, क्रोध आयास प्रकुपितो वायु पित्तेन संयुता, जब पित्त वृद्धि या विदग्ध आहार का सेवन है और साथ साथ क्रोधादि मानसिक भाव दुष्ट है, मानसिक भाव दिखते हैं, तब व्यंग की निर्मिति होती है। और एक वंडरफुल चीज मैं आपको आज बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। यदि आप अर्श की संप्राप्ति देखो तो उसमें 2 पार्ट्स, मैंने पहले ही बोला था आपको 2 पार्ट्स है, फर्स्ट सेट ऑफ हेतु एंड सेकंड सेट ऑफ हेतु। तो फर्स्ट सेट ऑफ हेतु जहां पर उपहत अग्नि और मल उपचय की बात गई है, वहां पर वर्ड आया है अव्यायाम, यानी कि अव्यायाम करने से सॉरी अव्यवाय, यानी कि व्यवाय न करने से अर्श हो सकता है। और दूसरा सेट ऑफ हेतु है उसमें अति व्यवाय वर्ड आया है, मतलब अव्यवाय और अति व्यवाय दोनों चीजें जब आ जाती है साथ में तब अर्श होता है। तो मैं तो जब ये पढ़ा था मैंने तो कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, अव्यवाय से भी अर्श हो रहा है और अति व्यवाय से भी अर्श हो रहा है। क्या लगता है आपको क्या होता होगा, कैसे होता है ऐसे? फर्स्ट सेट ऑफ हेतु इज अव्यवाय, रीजन फॉर अर्श। सेकंड सेट ऑफ हेतु जो विहार प्रधान है उसमें बोला है अति व्यवाय, रीजन फॉर अर्श। एनीवन अनम्यूट और टाइप। both causes stress, yes, in a way it can be thought of.
मेरे पास ऐसे एक पेशेंट आई थी, ऐसा एक पेशेंट आया था, वो था नेवी में था, तो 6 महीने जो है वो बाहर रहता था, 6 महीने घर पे रहता था, और उसको अर्श यही कंप्लेन लेकर आया था, और उस पे से ही समझ में आ जाता है कि क्या हेतु हो सकता है। जब घर पर है तो अति विवाह है 6 मंथ के लिए, जब घर पर नहीं है 6 मंथ के लिए तो कम्प्लीटली अविवाह है। और मुझे बराबर वैसे का वैसा समझ में आया कि अरे ये चरक ने कहा है, एंड व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज, ऐसा भी हो सकता है, दिस कैन बी द रीजन। अव्यवहाय मतलब कहीं ना कहीं मानसिक भाव हम दबा रहे हैं, या तो करने की ही इच्छा नहीं है, उससे भी मल का उपचय होता होता रहेगा। और अति व्यवहाय, जब आप आ जाते हो घर पर, तब धातु परिपुष्ट नहीं है, रसायन कुछ सेवन नहीं है, और अति व्यवहाय कर रहे हो, अग्नि का हनन भी हो रहा है, और शरीर के धातुओं का भी क्षय हो रहा है। दोनों के दोनों रीजन अपने आप में मिलते हुए अर्श की संप्राप्ति करने में कारागार हो सकते हैं, अपान दृष्टि होगी बिल्कुल। नेहा ने भी सही बताया, वेग धारण उदीरण, तो रोगा सर्वे अपनी वेग उदीरण धारण है। तो अव्यवाय का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वेग उसको आ रहा है लेकिन वो उसे धारण करके रख रहा है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि उसको कर ही नहीं रहा है वो। जब आप गृहस्थाश्रम में होते हो तो व्यवहाय नाम की चीज करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य दोनों है ना। चरक ने त्रयोपस्थ में ब्रह्मचर्य बताया, वाग्भट ने अब्रह्मचर्य बताया, मतलब आप यदि सेक्सुअल लाइफ है ही नहीं आपकी, तो दैट इज ऑल्सो विकृति। उसका उपभोग करना चाहिए, उसका सेवन करना ही चाहिए पर्याप्त मात्रा तक, है ना, दोनों चाहिए। ओके, एनीवेज तो ये याद आ गया, इससे बताया। देन प्लीहा, प्लीहा भी बहुत बार हमें वृद्ध होती हुई दिखती है, हम देखते नहीं है, बहुत बार पाल्पेशन करके देखना चाहिए कि प्लीहा बहुत से कृष पेशेंट में उसका वर्धन होता है, सीकेडी के पेशेंट में वर्धन होता है, विषम ज्वर में बहुत सारे पेशेंट विषम ज्वर के होते हैं, या चिरकालीन ज्वर के, जीर्ण ज्वर के होते हैं, रक्त दुष्टिकर आहार करने वाले, उन सब में प्लीहा वृद्धि होती है। और प्लीहा अगेन यू नो रक्त व स्रोतस का मूल स्थान है, अगेन अभयारिष्ट वहां पर बहुत सुंदर काम करता है। अमलकी वहां पर है, ये मत भूलिएगा, अमलकी का प्रमाण 1 प्रस्थ है, और रक्त पित्त प्रमेय अग्नम। अमलकी क्या है, रक्त पित्त, रक्त जातीय पित्त जातीय कंडीशन जो है उसको विशेष नाश करती है, वो वहां पर यूज की जा सकती है। यक्ष्मा, यक्ष्मा के भी बहुत बार पेशेंट मिलते हैं, 11 लक्षण वाला यक्ष्मा, 3 लक्षण वाला, 6 लक्षण वाला। यक्ष्मा की एक संप्राप्ति देखो जो बहुत बार निग्लेक्टेड है, तो वो मेरे ख्याल से 8th अध्याय में 42 नंबर का श्लोक है, चरक चिकित्सा स्थान में, रसाहा स्रोत सुरुद्देशु स्वस्थानस्तु विदह्यते। क्या बोला है कि रस स्वतः के अपने स्थान में विदग्ध अवस्था को प्राप्त करते रहता है, अपने स्रोतस में विदग्ध अवस्था को प्राप्त करते रहता है, और तब जाके यक्ष्मा का बेस तैयार होता है। इसलिए यक्ष्मा का भी बेस क्या है, तो विदग्ध आहार रस है, या हृदय और महास्रोतस में विदग्ध रस है। अगेन उसका बेस क्या है, मात्रा शिष्टात न होना, काल भोजन न होना। लेकिन इस प्रकार के पेशेंट आते हैं, और यक्ष्मा ये अभयारिष्ट की एक फलश्रुति में दिया है, तो ऐसे पेशेंट्स में आप अभय और ज्यादा क्लियर होगी। क्या करना है वैसे बताइए, फास्ट स्पीड रखना है या स्लो रखना है? ग्रेट, श्रेया मैम से स्पीड इज ओके, वंडरफुल। तो इस एक एंगल से दिया है ना, आपको डायमेंशन समझ में, वंडरफुल वंडरफुल प्रियंका मैम ऑल्सो, आपको डायमेंशन समझना है, क्योंकि इस तरीके से आपको पढ़ना है बस। इसमें कोई मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है ऐसा नहीं है, मैंने मेरे गुरु से ऐसा सीखा है, नानल सर से, प्रमा मैम से, मैत्रेय सर से, तपन सर से, कि इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको अलग अलग डायमेंशन समझ में आ गए कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो आप मुझसे भी बेहतर आपकी प्रज्ञा का यूज करके ये यूज कर सकते हैं। आज एक और अलग डायमेंशन भी अभयारिष्ट पढ़ेंगे। अभयारिष्ट अधिकरण है अर्श, अर्श के पूर्व रूप हम देखेंगे, अर्श के पूर्व रूप चरक में भी आए हैं, अष्टांग संग्रह में और अच्छे आए हैं, तो वहां के पूर्व रूपों की मैं लिस्ट करता हूँ। बहुत बार पेशेंट को अर्श होता नहीं है लेकिन ये पूर्व रूप होते हैं, या बहुत बार पेशेंट को अर्श होता है और फिर भी ये पूर्व रूप होते हैं। तो हमें इतने सारे पेशेंट्स हमें इस प्रकार के लक्षण लेकर आते हैं, इन सभी में हम अभयरिष्ट कैसे यूज कर सकते हैं ये सोचना है। तो अर्श के पूर्व रूप अष्टांग संग्रह के हिसाब से, और मैंने सभी कंपाइल किए, अष्टांग संग्रह, हृदय और चरक। तो क्या 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 लक्षण बताए उन्होंने, और फिर उसमें आप तो क्यों नहीं करेगा ये आप मुझे बताएं। ओके, तो वो पूर्व रूप है मंदवन्निता। मंदवन्निता ये लक्षण लेकर जब पेशेंट आता है तो कैसे समझेंगे मंदवन्निता है, वो अलग, वो फिर से अलग विषय हो जाएगा, है ना। लेकिन मंदवन्निता, सेकेंड इज विष्टम्ब, फिर शक्ति सदनम। बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं कि शक्ति सदन, पैर जो है थाइज में जो है वीकनेस आता है बहुत बार, और हम उनको कैल्शियम देते रहते हैं, लेकिन उसका
रिलेशन कहीं ना कहीं अर्श से, मल उपचय से, अग्निमांद्य से, अपान विकृति से हो सकता है, ये हम सोचते नहीं है। पिंडिकोद्वेष्टन अगेन वेरी वेरी कॉमन। सर पैर दुखते रहते हैं, पैरों को दबाया तो अच्छा लगता है, इस प्रकार के पेशेंट अगेन वी गिव कैल्शियम, हिमाटिनिक्स एक्सेट्रा। इसका संबंध अपान वायु से होता है, क्योंकि आपने देखा है अधारणीय वेगों में, ये अधारणीय वेगों में अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त उपक्रमा और पिंडिकोद्वेष्टनीय लक्षण वहां पर दिया गया है। तो अपान की दृष्टि का एक प्रमुख साइन है पिंडिकोद्वेष्टन। बहुत बार आप देखो, जब आपको मल प्रवृत्ति ठीक से नहीं होती है, जब आपको प्रेशर देना पड़ता है, तो उस प्रेशर के टाइम पर भी पिंडिका में विशेष प्रकार का अलग दर्द होता है। तो वैसा दर्द बहुत लोगों को होते रहता है, और उसका संबंध माउंस धातु से ज्यादा है और अर्श से ज्यादा होता है। फिर भ्रम, सिंपल पेशेंट भ्रम लेकर आता है, दिन में सुबह उठने के बाद चक्कर आते हैं, रात के सोते बाद चक्कर आते हैं, एनीथिंग लाइक दैट। सोचना चाहिए कि अर्श से रिलेटेड है क्या। हर बार अर्श से रिलेटेड हो जरूरी नहीं, लेकिन अर्श कैन बी एन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अंगसाद, पूरा थकान जैसी लगती है। अंगसाल मतलब क्या, मराठीत बोलते हैं अंग गळून जाने, पूरा जैसे जान ही नहीं हो वैसे लगना। नेत्रयो शोफा, अगेन नेत्रों, दोनों नेत्र के आजू बाजू शोफ, ये क्लासिकल लक्षण है अजीर्ण का, पांडु का, अर्श का, ये समझना चाहिए। फिर शक्रुत भेद या ग्रह, या तो बहुत ज्यादा मल प्रवृत्ति होती है या तो नहीं होती, दोनों होता है। परिकर्तिका, आंत्रकूजन, आटोप, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये सब महास्रोत से रिलेटेड, अर्श से रिलेटेड हो सकते हैं, ये समझ में आता है। उद्गार भूरिता, ऐसे भी बहुत पेशेंट आते हैं सिर्फ डकार आती है उनको, बहुत कॉमेडी रहता है ऐसे पेशेंट। दिन भर कम से कम 100-150 डकार आती रहती है, कुछ भी खाया तो भी डकार, नहीं खाया तो भी डकार, कहीं पर भी हाथ लगाया उनको तो भी डकार, ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं। और अर्श का परम उपद्रव उदावर्त बोला गया है। अर्श से परम उपद्रव उदावर्त, या उदावर्त अपने आप में भी एक बड़ा रोग है। उदावर्त के कारण मानसिक विकृति भी होती है, और इस प्रकार का उद्गार आदि लक्षण भी होती है। तो वहां पर भी आप अभयारिष्ट यूज कर सकते हैं। अगेन युक्ति से आप यूज कर सकते हैं। दिन भर उद्गार आ रहे हैं, दिन भर अपान का विलोमन हो चुका है, समान की विकृति है, दिन भर आप उसको मुहुर मुहुर अभयारिष्ट दे सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसा किसने लिखा है कि खाने के बाद ही 2-2 चम्मच देना है। गर्म पानी कर दीजिए, उसका कोई भी सिद्ध जल, उसमें डाल दीजिए अभयारिष्ट 50 ml तक, उसको बोलिए दिन भर यही पानी पीना है, देखिए उद्गार कम होते हैं, नहीं होने ही चाहिए। प्रभुत मूत्र, अल्पविट, ये भी सिंपल लक्षण हो सकते हैं अर्श की शुरुआत के। मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है, और ये जरूरी नहीं कि 10-15 दिन या 1 महीने पहले हो। ऐसे पेशेंट मैंने देखे कि सालों से प्रभुत मूत्रता है, अल्पविट है, अर्श अब तक नहीं है, और एंड वन फाइन डे द पेशेंट लैंड्स इनटू अर्श। तो पूर्व रूप 10 दिन 1 महीना होने चाहिए ऐसा कोई नहीं, बहुत पेशेंट 1-1, 2-2 साल भी पूर्व रूप में रहते हैं। अश्रद्धा, खाने की इच्छा ही पूरी उड़ जाती है, उस पेशेंट में तो खास करके अभयारिष्ट देना ही देना चाहिए, और उसमें भोजन के साथ मिक्स कर करके इधर उधर अलग अलग तरीके से अभयारिष्ट को देना चाहिए। अम्लक, अगेन अम्लक मतलब अम्बट, खट्टी डकार आना, ये हम बहुत बार सिर्फ इसको रिलेट करते हैं अम्ल पित्त से, और उसमें अविपत्तिकर आदि द्रव्य देते हैं, जबकि इसमें द्वितीय अवस्था पाक हमें ठीक करना होता है, उसकी पश्चमान अवस्था ठीक करनी होती है, उसका बेसिक अग्निमांद्य मल उपचय जो हो रहा है वो ठीक करना होता है, वहां पर भी अभयारिष्ट दिया जा सकता है। तो संप्राप्ति किस प्रकार से बनी है उसके आधार पर वो द्रव्य का चयन होगा। यदि मल उपचय की संप्राप्ति है, द्वितीय अवस्था पाक में गड़बड़ हो रही है, अग्नि का उपहनन हो रहा है, तो उस दशा में आप अभयारिष्ट यूज कर सकते हैं। और यदि दाह प्रदान लक्षण है, रक्त प्रदान, रक्त के अनुबंध की विकृति है, वेदग्धाहार का इतिहास है, तो वहां पर अविपत्तिकर आदि लक्षण आदि दूध शेखर कामदूध आदि द्रव्य आएंगे। एनीवेज, हम 21 ऐसे एक्सलेंट कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, जिसको मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 21 अपने सही तरीके से यूज किए तो यू कैन ट्रीट एनी डैम डिजीज इन द वर्ल्ड। आई डोंट अश्योर यू दैट यू कैन हील एनी डिजीज, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे असाध्य भी होती है, लेकिन आपकी ट्रिकिटास, आपकी ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होगी, ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। और ये चरक की ताकत है कि देखिए हम सिर्फ अभयारिष्ट पर कितनी देर बोल रहे हैं, उसकी फलश्रुति पर, उसके एक अभयारिष्ट को आप कितने सारे व्याधियों में यूज कर पाएंगे, इफ यू नो और एंड लर्न बाय दिस वे। दिस इज शेयर फेथ इन चरक, ये वैसा देता है। अगेन शिर पृष्ठ उरसाम शूल, कोई सोचेगा कि शिर शूल पृष्ठ शूल में अभयारिष्ट काम करता है, लेकिन लिखा है पूर्व रूप में ऐसा है, वायु विलोम हो रहा है, वायु की गति विकृत हो रही है, अजीर्ण का परिणाम है, शिर में भी वेदना है, पृष्ठ में भी है, उर में भी है। ये एक समास में वर्ड आए हैं, बहुत बार एक ही समास में आए हुए वर्ड साथ साथ में दिखते हैं, जैसे शिर पृष्ठ उरसाम शूलहा। बहुत पेशेंट ट्रायड लेके आते हैं, सर भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, और उर प्रदेश में भी दर्द है, तो यहाँ पर तो 101% अभयारिष्ट काम करेगा। बहुत बार सिर्फ शिरशूल होता है, तो वहां पर बाकी हमने देखना है संपर्क के हिसाब से, शिरशूल उदावर्त जन्य तो नहीं है,
माइग्रेन की होगी, अर्धावेदक की होगी, तो अलग प्रकार से द्रव्य का चयन होगा। लेकिन उदावर्तजन्य, अर्शजन्य हो तो डेफिनेटली हम अभयारिष्ट लेंगे। फिर आलस्य, तंद्रा, ये मानसिक भाव, ये भी अग्नि से रिलेटेड है। जहां जहां पर अग्नि और अग्नि का उपहनन है, जहां जहां पर मल अधिक तैयार हो रहा है, वहां वहां पर आलस्य आएगा, वहां वहां पर तंद्रा होगी। और वहां वहां पर मलों का निष्कासन हमें करना जरूरी है, अग्नि का वर्धन करना जरूरी है, जो सिर्फ अभयारिष्ट कर सकता है। क्योंकि अग्नि वर्धन करने वाले बहुत द्रव्य है, लेकिन मल का निष्कासन करने वाले और अग्नि का वर्धन करने से बहुत कम द्रव्य है उसमें। वन ऑफ द दैट कॉम्बिनेशन इज अभयारिष्ट। ये इंद्रिया नाम दौर्बल्य, अगेन मनोविकार है। उदावर्त से इसका संबंध है। उदावर्त यदि आप देखो चरक चिकित्सा 26 में, चरक सिद्धि 9 में, तो वहां पर लिखा गया है कि मनोविकार ये टिपिकल है उदावर्त के लक्षणों में। या अन्यत्र भी। तो इंद्रियां नाम की वजह से, सहन की वजह से, ये लोगों में ऐसा दिखा है एक प्रकार का वो कानों को कुछ सुनने की बहुत बार क्षय अवस्था की वजह से आता है, इंद्रिय में दौर्बल्य होता है उसकी वजह से भी आता है, और धातु क्षय की वजह से भी आता है। इंद्रिय दौर्बल्य क्यों होता है, क्यों दुर्बल हो जाते हैं? क्योंकि अधिष्ठान वीक हो जाता है। अधिष्ठान क्यों वीक हो जाता है इंद्रियों का? क्योंकि या तो डाइट वैसा नहीं है, या तो उसका यूज ज्यादा है उस अवयव का। दोनों, डाइट वैसा नहीं इसलिए शैथिल्य की संप्राप्ति होगी, और उसका यूज ज्यादा है इसलिए धातु क्षयात्मक संप्राप्ति होगी। तो दोनों के लिए अभयारिष्ट में अमल की जैसा द्रव्य है, और उसको शोधनत्व उसका या पाचनत्व कम कर कर उसका ब्रूहणत्व आपको ऐड करना है, तो उसको अभयारिष्ट महाकल्याण घृत के साथ मिक्स कर कर दे दीजिए। तो वो क्या होगा, इंद्रियों का भी काम होगा, धातुओं का ब्रूहण भी होगा, मल का उपचय भी नहीं होगा, और अग्नि का उपहनन भी नहीं होगा, दोनों चीजें होती जाएगी। क्रोध, क्रोध को भी कम, क्रोध ये अर्श का पूर्व रूप है, और क्रोध के ऊपर इफेक्ट दिलाने वाला अभयारिष्ट ये भाग है। अगेन हरित की, अमल की, दोनों शिवा इस नाम से जानी जाती है। तो शिव स्वरूप है, जो शांत बनाती है अंदर बाहर, उसको आप यूज कर सकते हैं। फिर आशंका, ग्रहणी दोष, पांडु, गुल्म, उदरेशु, जहां जहां पर पेशेंट को आशंका आती है कि मुझे ग्रहणी तो नहीं है, मुझे चाहता, लेकिन वास्तव में अर्श का पूर्व रूप होता है। पांडु, उसका एचबी कम हो रहा है, या पांडुत्व आ रहा है, या कलर चेंज हो रहा है, या अल्प रक्त मेद जैसी कंडीशन हो रही है, यू गेट डायलेमा कि शायद पांडु तो नहीं है, और आप ताप्यादिलो आदि यूज करना चाहते हो, जबकि ये अर्श का पूर्व रूप है, इसमें अभयारिष्ट जैसा द्रव्य काम कर सकता है। इस प्रकार से उसको अर्श के पूर्व रूप के एंगल से हमने अभयारिष्ट को समझने की कोशिश की। अब तक क्लियर हो गया कौन कौन सी व्याधियां? बहुत सारी है, उसमें से मैंने आपको लगभग 70% व्याधियां बता दी, और उसमें क्या विचार किया जा सकता है। कुछ और भी है, वो अभी बताना मेरे ख्याल से ठीक, मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। अमेजिंग, कुछ सीखने को मिला है। 5:1 फॉर्मूला भूल जाते हो यार आप। व्हाट इज द फॉर्मूला? आज दिन भर ये यूज करेंगे, हमारे घर वालों के लिए, पेशेंट्स के लिए भी। पेशेंट्स के लिए भी यूज करके देखिए 5:1 फॉर्मूला। बहुत भारी काम होता है पेशेंट्स की तारीफ करना। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं आज तक, लेकिन आपके जैसा ओबीडियंट पेशेंट नहीं देखा है। आपका जो चेहरा है ना, वो बिल्कुल मुझे मेरे मामा की याद दिलाता है। इस प्रकार से कुछ भी आप कीजिए, 5:1 में झूठ बोलना अलाउड है, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। उसको बोल के देखिए उतना कितना खुश हो जाएगा, और आपको छोड़ेगा ही नहीं कभी, है ना। इतना भारी फॉर्मूला, व्हाई डोंट यू यूज? आई डोंट नो। ओके, नेहा जितना अच्छा तो नहीं हुआ मेरा। नेहा, इवन आई एम रियली प्राउड ऑफ नेहा कि वो बहुत अच्छे से करती है, इवन बेटर देन मी। तो एक सच्चे गुरु अगर आप मुझे मानते हो, या टीचर जो भी कुछ मानते हो, मित्र मानते हो, तो उससे सीखी हुई बात को जो बढ़ाता है, अगले लेवल पे लेके जाता है, वो विद्यार्थी होता है। शिष्यात इच्छेत पराजया, शिष्य से जो हार जाए वो गुरु, और जो गुरु के ऊपर जाके दिखाए वो शिष्य। ग्रेट। नेहा का इतना अच्छा है कि उसको बहुत सिर्फ एक्सपोजर की जरूरत है। उसका जितना एक्सपोजर होगा, जितने पेशेंट से वो ज्यादा डील करेगी, उतना थेरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होगा, और फिर और अच्छे से बता पाएगी वो। ग्रेट जी सर। सर बहुत बढ़िया, आज आपने बहुत अच्छा समझाया। एक बात यस बताइए सर। सर कि आसव अरिष्ट, जो अरिष्ट है वो पुराना ज्यादा उपयोगी होता है, इसमें सच्चाई कितनी है सर? जी सर, बिल्कुल है, ऐसा मेंशन भी है। और उसका वीर्य जो है वो एक तो स्थित हो जाता है पूरा उन द्रव्य में, उसका जो क्या बोलते हैं,
जैसे कैप्सूल के अंदर उसका जो पाउडर है वो बंद हो जाती है, लॉक हो जाती है, वैसा उसका पूरा वीर्य उसके अंदर स्थित हो जाता है। मॉइस्चर एलिमेंट जो कुछ भी होगा वो पूरा का पूरा निकल जाता है और बहुत वीर्यवान बन जाता है, उसकी मात्रा बहुत कम देनी पड़ती है। तो फिर ये कंपनीज को लिखना क्यों पड़ता है इसका शेल्फ शेल्फ लाइफ हाँ, या एक्सपायरी? इस तरह भी उसके कुछ नॉर्म्स है एफडीए के, और इसके भी, इसकी वजह से लिखना पड़ता है, नहीं तो वाकई में वो उसकी मैंने पूछा भी था दूध पापेश्वर को, ये आपका कुछ अलग टाइप का प्रिपरेशन है क्या, बोला कि आप लिखते हो 5 साल 10 साल का? नहीं, बोले हमें ऐसे रूल्स दिए गए हैं, नहीं तो नो एक्सपायरी ऐसे ही पहले लिखते थे। अच्छा, दूसरा अंतिम सवाल ये था कि जो प्लास्टिक बॉटल्स में आती है दूध पापेश्वर की या हम्म। कोटकल की भी, तो वो उसका क्या वो उपयोग करना उतना ही गुणप्रद होगा? फर्क तो पड़ता ही होगा सर, डेफिनेटली, लेकिन अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है। डेफिनेटली प्लास्टिक का इफेक्ट आता ही होगा, इतनी देर तक वो उसमें रहता है, और वो स्टोर भी कैसे करते हैं पता नहीं कौन से टेम्परेचर पे, वो उसकी प्रक्रिया भी अलग है सर। अभी जो फर्नेसेस या बाकी चीजें आई है तो उसमें ऊपर ये भी नहीं रखते, लिड भी नहीं रखते जब काढ़ा बनता है तो, क्या कि जल्दी हो जाए। तो वो उसकी वजह से भी आसावरिष्ट में दुर्जरत्व यानी कि गुरु गुण होना ये बढ़ जाता है। तो हम इसको युक्ति से कुछ कर सकते हैं, आइडिया, उसका गुरु गुण बढ़ रहा है तो क्या करना है, प्लास्टिक में यूज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आता होगा, लेकिन सर ये देखिए कि कितनी चीजें हम सिंथेटिक खा रहे हैं फिलहाल। तो उसमें ये भी एक सिंथेटिक पकड़ के चलिए अभी, जब तक कि हम कांच की बोतल में स्वयं नहीं बनाते। राइट सर। वेरी नाइस, क्वेश्चंस पूछिए अभी और, तब जाके मजा आएगा, आपको सच में समझ में आया है, मजा आया है तो बढ़ने में। अभी आप तीन, अब तक आपके पास 3 अस्त्र आ गए हैं, सुकुमार घृत, अभयारिष्ट और सीतोपलादी चूर्ण। इसका कॉम्बो बना दिया जाए तो कहाँ पर काम करेगा, कौन बताएगा? 4 चम्मच अभयारिष्ट, आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण और उसी के अंदर 1 चम्मच सुकुमार घृत, ये कौन सी अवस्थाओं में यह व्याधि पे काम करेगा, क्या लगता है आपको? श्वास, ओके, आज सोच करके ग्रुप पे डालिए, यही क्वेश्चन रहेगा। इन तीनों को कॉम्बिनेशन में कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, या इन तीनों को अलग अलग और भी कहाँ यूज कर सकते हैं, वो भी आपको बताना है तो आप बता सकते हैं। अभी इसमें आइडियली क्या करना चाहिए, तीनों की अधिकरण, सीतोपलादी का अधिकरण क्या है, यक्ष्मा, अभयरिष्ट का अधिकरण क्या है, अर्श, और क्या रह गया, सुकुमार घृत का अधिकरण क्या है, वृद्धि। इससे कुछ समझ में आता है क्या, देखो, यक्ष्मा और सीतोपलादी और अभयरिष्ट का तो रिलेशन है, दोनों यक्ष्मा में आए हुए हैं, मतलब दोनों की फलश्रुति में यक्ष्मा है। इसका मतलब अभयारिष्ट और यक्ष और सीतोपलादी ये यक्ष्मा में काम करेगी। अब यक्ष्मा में कहाँ काम करेगी, तो 11 लक्षण ढूंढ के निकालो। अब उस 11 लक्षण जो है उसमें से कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो अग्नि मांद्य से रिलेटेड या मल उपचय से रिलेटेड होंगे, तो ऐसे कुछ पेशेंट आपके पास आते हैं जो सिर्फ औंस शूल की कंप्लेन करते हैं, और उस औंस शूल में वात व्याधि का कुछ रोल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एक माइनर फॉर्म में यक्ष्मा की अभिव्यक्ति होती रहती है, वहां पर आप अभयारिष्ट और सीतोपलादी इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। कितना मस्त लगेगा, देखो, 4 चम्मच अभयारिष्ट, एक आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण मिक्स कर दिया गर्म पानी में डाल के, और खाते वक्त बीच बीच में गुट गुट पीते रहे उसको। ऐसा मैंने सिर्फ आपको एक सोच दी है, इस सोच से आप और भी सोच सकते हैं आगे। तीनों का विरेचन करने वाले, सीतोपलादी से विरेचन नहीं होता है, उल्टा ग्राही है वो थोड़ा सा, मैंने बताया था सीतोपलादी के लेक्चर में। इट इज अ स्पेसिफिक कल्प टू बी यूज्ड इन वात पित्तोत्तर अवस्था, जब वात पित्तज कंडीशन हो और कफक क्षीण हो शरीर के अंदर, कफक क्षय है और वात पित्त वृद्ध है, उस अवस्था में ही सीतोपलादी यूज किया जाता है। टू द कॉन्ट्ररी बिलीफ कि वो काश श्वास में या कफ प्रदान कंडीशन में यूज करना है, ऐसा लिखा ही नहीं है, उन्होंने लिखा है क्लियर कर लिया, वात पित्तोत्तर अवस्था में ही उसे यूज करना है। यस, जहां जहां पर दोष संचयात्मक है वहां पर अनुलोमन के लिए या मल को बाहर निकालने के लिए अभयारिष्ट। सीतोपलादी की खासियत क्या है, ब्यूटी मैंने पहले भी बताया था आपको, कि सातों धातुअग्नियों का दीपन कैसे करता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ सीतोपलादी। और वन्यम संदीप ये परम, मतलब सिर्फ जाठर अग्नि की नहीं, तो भूताग्नि, धातुअग्नि, मलाग्नि, उपधातु अग्नि,
वहां तक उसका काम हो सकता है सीतोपलादी का। तो अभी कौन सा व्याधि है, कहाँ की अग्नि खराब हुई है, उसके साथ आप अभयारिष्ट, सीतोपलादी और वहां पर गामित्व देने वाला कोई स्पेसिफिक द्रव्य आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेद धातु में विकृति है ना, रक्त मेद में विकृति है, सपोज मेद धातु के दुष्टि के लक्षण दिख रहे हैं आपको, और पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज का है, तो वहां पर मेद धातु अग्नि पे काम करेगा, ऐसी पिप्पली बहुत ज्यादा जरूरी है। और पिप्पली ज्यादा किसमें है, तो सीतोपलादी में काफी हद तक पिप्पली है, और धातु क्षय भी नहीं करेगी, शर्करा भी है उसमें, तो आप उसको वहां पर ले जा सकते हैं। और मूत्र विबंध नाशन, इस प्रकार का लक्षण फलश्रुति अभयारिष्ट के लिए, तो अभयारिष्ट प्लस सीतोपलादी चूर्ण अपान काल में। और घृत, घृत का सेवन मूत्रज विकारों में बताया गया है, तो किसी घृत के साथ मिक्स करें, सुकुमार घृत के साथ, तो अभयारिष्ट प्लस सुकुमार घृत प्लस सीतोपलादी चूर्ण इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन सीकेडी पेशेंट, ऐसा आप कर सकते हैं। सो देर इज नो एंड टू द युक्ति विच यू कैन यूज, नो एंड लिटरली। मैं आपको अभी ये द्रव्य बताया, 10 मिनट के बाद मैं आपको सेम कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरीके से भी बता सकता हूँ, बिकॉज ये होता है ना, इसमें कोई फेंकने वाली बात नहीं है, उसकी मात्रा के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, अनुपान के हिसाब से, समय के हिसाब से, एवरीथिंग चेंजेस, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। हाँ, चरक संहिता में ये प्रथा रही है कि जहां से शुरुआत होती है अध्याय की, वो पहले लेते हैं, कल्पों में भी बहुत बार वैसे लेते हैं, इसलिए अभयारिष्ट है, जबकि है उसमें अमल की ज्यादा। सर जैसे मात्रा शीतीय अध्याय है, बिकॉज भाई मात्रा शीतीय, सिर्फ शुरुआत मात्रा शी से आती होने की वजह से वैसे। जी, बोलिए ना। सर जो अर्श पोस्ट प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, और जो हम्म अर्श आहार विहार जन्य हेतुओं से होता है, इसकी संप्राप्ति अलग होगी क्या सर? हम्म, जो आहार विहारज है ना मैडम, उसमें अग्नि उपचय, सॉरी अग्नि अपचय और मलाधिक्य, ये दोनों चीजें मेन है। मल मतलब हम ऐसा खा रहे हैं ना, उसकी यदि आप अन्न की लिस्ट देखो तो उसमें दधी, दधी मंड, फिर परम अन्न मतलब खीर वगैरह आदि सब चीजें दी है, जिससे मल का आधिक्य होता है, अग्निमंद हो जाता है, और साथ ही जो विहारज हेतु है उसकी वजह से अपान प्रकोपित होता है और उसको लेके जाता है। तो अभी प्रेगनेंसी में भी क्या है कि मल का उपचय ज्यादा होते जाता है, क्योंकि विहार कम हो जाता है धीरे धीरे, विहार कम होने की वजह से भी मल उपचय है। और बाद में फिर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो प्रवाहन आदि करना पड़ता है, उसके कारण अर्शोत्पत्ति होती है। और प्रेगनेंसी में जो होता है खास करके अर्श, उसका रीजन है एक तो हेवी, अगेन ऐसा अन्न जो अग्नि की अपेक्षा ज्यादा है, और मूवमेंट शरीर की कम है, उस दौरान मूवमेंट कम हो रही है, और सेवन अन्न का अग्नि के हिसाब से ज्यादा हो रहा है, तो अगेन वो संप्रप्ति कहीं ना कहीं उसी ट्रैक में, उसी दिशा में जाती है। ओके सर, थैंक यू सर। नेहा पूछ रही है 18 कल्प कौन से, ये तो भाई अभी सीक्रेट है, सब बता दिए तो कैसे चलेगा। चलो नेहा, ऐसे कंपटीशन करते हैं तेरे और मेरे बीच में। आई विल क्रिएट माई लिस्ट ऑफ 21 बेस्ट एंड यू ऑल्सो क्रिएट योर लिस्ट ऑफ 21 बेस्ट। आप चरक में से लो या कहीं से भी लो, और फिर बाद में आपस में उलझाएंगे 21-21 द्रव्यों को एट द एंड, चलेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया। यस, ड्यूरिंग लेबर प्रवाहन से भी होता है, उसमें अपान विकृति होती ही है, इसलिए वहां पर गुद, पिचू, पिप्पल आदि अनुवासन तेल का मात्रा बस्ती, ये सब चीजों से वहां पर वात का स्थानिक शमन होने में मदद होती है, और गुद वली को, या जो अवयव शिथिल हो चुका है, उसको भी वहां पर दारुण्य की प्राप्ति होने में मदद होती है। मैं क्या गाइड करूंगा अभी, अब आप ही मुझे गाइड करो, आपके वो मैं नोट्स पढ़ता हूँ कभी कभी, शिखर, त्रिभुवन कीर्ति, तो मैं सोचता हूँ यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है इस प्रकार से, तो मुझे वाकई में अच्छा लगता है। यू ओनली टीच अस नाउ। यस, जीर्ण व्याधि में रसायन चाहिए,
जैसे रसायन जो है ना, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो रसायन नहीं है। एक ऐसा द्रव्य बताओ जो रसायन नहीं है। अरे वाह, मस्त नाम दिया है इसको, कल्प कल्प क्वीन। क्या बात है। मैगी बड़ी खामोश बैठी है, क्या कर रही है मैगी, पता नहीं। ये श्रेया मैम, पढ़ते ही रहेंगे ऐसे हम। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, मैं रहूं ना रहूं, आप तो अपना अपना पढ़ ही सकते हो, जोश के साथ ही पढ़िए। एनी वन कैन टेक लीड, यू आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं ये करेगा या ये मीटिंग होस्ट करेगा। यू टेक इनिशिएटिव, जस्ट स्टार्ट इट डूइंग इट एंड कीप डूइंग इट। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। दीपिका मैम ने कहा है लवण रसायन नहीं है। क्या मालूम भैया रसायन है या नहीं। सेंधव को तो नित्य सेवनीय में डाला है, रसायन तो होना ही चाहिए। क्यों। वही बता रहा हूँ, लवण भी रसायन है। यू शुड नो मात्रा अनुपान, कब देना है। ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो रसायन है नहीं, सभी द्रव्य रसायन है। यू शुड नो हाउ टू यूज देम। विशेष रसायन और सामान्य रसायन, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो भले ही आदि के साथ, लेकिन सभी द्रव्य रसायन होते हैं। विमान साहब ने तो पिप्पली को भी अति सेवन से मना किया गया है, तो पिप्पली को रसायन नहीं बोलोगे। उन्होंने सिर्फ दिग्दर्शन किया है वहां पर कि ये द्रव्य अति मात्रा में आपको यूज नहीं करने हैं। प्रमाण में यदि आप यूज करते हो तो ये रसायन जैसे ही काम करेंगे। अल्प सेंधव तो नित्य खाने में चाहिए ही ना। लवणम, लवण की फलश्रुति कितनी बड़ी है। यदि लवण को निकाल लो खाने में से तो कितनी सारी विकृतियां आना शुरू हो जाएगा। अग्निकृत ये बड़ा है लवण के लिए। अग्निकृत साक्षात अग्नि का निर्माण कर सकता है, यानी कि अग्नि को अभिव्यक्त करा सकता है। यस नेहा, मेरे यही इच्छा थी कि हम सेपरेट सबने एक एक कल्प बनाना है। मान लीजिए मैंने यही प्रस्ताव रखा था कि संधानीय महाकषाय, सपोज मेरे इलाके में संधानीय महाकषाय के द्रव्य अच्छे से मिलते हैं और मुझे मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा है, आई एम गुड इन दिस ड्रग मेकिंग, तो मैंने संधानीय महाकषाय ही बना के रखना है। और अपना जो पूरा ग्रुप है उसमें वो सर्कुलेट होगा और सब उसका यूज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे डेटा का कि। किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कीजिएगा। सो दिस वी कैन डू। अभी इसमें से भी तीनों में से यदि कोई बनाना चाहे अभयारिष्ट या ग्रंथोक्त सीतोपलादी चूर्ण तो बनाइए। और सबसे ऑर्डर ले लीजिए हम में से लोगों से, सब लोग आधा आधा किलो 200 ग्राम जितना चाहिए उतना लेंगे। एक तो हमें प्योर औषधि भी मिलेगी और रिसर्च के लिए भी काम में आएगा कि हम लोगों ने कंडीशन डिफाइन कर ली कि इस 10 कंडीशन में इसको यूज करना है और इसका रिजल्ट देखना है आता है या नहीं आता है, वॉट एवर पॉजिटिव नेगेटिव। तो कितना बड़ा डेटा हमारे पास तैयार होगा। बट समवन शुड टेक लीड ना फॉर दिस, इसलिए लीड लेना है ऐसा। मैंने तो देवेंद्र सर को भी बीच में बोला था कि आप एक कल्प लीजिए बनाइए वो, क्योंकि वो अच्छे से प्रिपरेशन जानते भी है और सब में सर्कुलेट करेंगे, हम यूज करेंगे। इतना बड़ा डेटा क्रिएट हो सकता है इस छोटे से इनिशिएटिव से। वी कैन अप्रोच एनी एजेंसी दैट दे कैन गिव फंड टू अस फॉर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर। आर्य सर के पास कितने पेशेंट है, कितने लोगों के पास कितने पेशेंट है, वो यदि एक कॉमन कल्प हम यूज करें तो बायस चला जाएगा। एक बायस रहता है ना रिसर्च में कि इस फार्मेसी ने बनाया है, इस कंपनी का, इस मात्रा का। जब हम फिक्स कर लेंगे कि यही बनाएगा, इसी मात्रा में देना है, तो देयर विल बी नो बायस, एक अच्छा रिसर्च हो सकता है। ओके, अभय से कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए, और या तो हम मीटिंग एंड करेंगे। अभय का मैंने चरक वर्जन आपको बता दिया और
भैषज रत्नावली या भारत भैषज रत्नाकर का वर्जन रह चुका है ना, उसमें गोक्षूर त्रिवृत आदि चीजें हैं। उसकी फलश्रुति बहुत कम है, 4 ही है। अर्षांसि नाशयेत् शीघ्रम अष्टौ उदराणि च वर्चो मूत्र विबंधग्नम वन्नी संदीपयेत् परम, इतना ही है। बाकी व्याधियों की लिस्ट नहीं की गई है, और वो क्लियर कट भी है उसके द्रव्य कैसे है। गोक्षूर यूज किया है तो वर्चो मूत्र विबंधग्नम है, त्रिवृत है, सुख विरेचना नाम है, धान्यक है, धातकी है, दंती है। सर बल्ला तक भी आया है कहीं पे क्या? बल्ला तक किसी योग में है अभय लिस्ट में? नहीं नहीं, उसके जो 4 पार्ट है उसमें 3 पार्टों में तो नहीं है, एक पार्ट तो कोई बनाता ही नहीं है कौन सी फार्मेसी, इसलिए मैंने वो देखा ही नहीं। ठीक। दंती वाला है सर, जो आप इसमें सब लोग जो बनाते हैं सांडू वगैरह में दंती है, वो अच्छा रहेगा। मतलब जो वैश्यज रत्नावली वाला पार्ट है ना, उसमें त्रिवृत है, दंती है, ये और अच्छे से विरेचन कराने वाले हैं। हरितक की तो है ही, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा और ज्यादा रेचक है रादर देन चरक वाले पार्ट से। सर अर्श की जो पर्टिकुलर अवस्था है, श्रावी या शुष्क, दोनों अवस्था में यूज होगा क्या अभय अरिष्ट का? हाँ हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कल्प की रचना देखी जाए तो ये कफ वातज या वात कफज कंडीशन जहां पर है वहां पर ही यूज होगा। अब इस त्रावी अर्श में भी पहले यही है कि पाचन अनुलोमन, पाचन रेचन ये करना जरूरी है, और उसके बाद में फिर उसकी स्तंभक या आदि औषधि यूज करना जरूरी है। इसका मतलब यदि स्त्रावी अर्श का पेशेंट नया नया है तो उसको क्या वर्ड आया है हमारी तक के लिए, कुछ वर्ड है स्पेसिफिक कि हरी तक की पहले रेचन का भी काम करती है और बाद में ग्राही का काम करती है। तो ऐसे पेशेंट्स को आपको पहले तो कुछ दिन तक वो चलाना है, यदि उसके बल अच्छा हो तो, और फिर बाद में ये दे सकते हैं। नहीं तो फिर उन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया है कि तिक्त ही परम उपाचार है, कोई भी तिक्त प्रधान कल्पना आपको यूज करनी है, जैसे महातिक्त घृत का कॉम्बिनेशन वाला चूर्ण आपने दे दिया, द्रव्य वही महातिक्त घृत वाले लेकिन वो दे दिए, और फिर वो श्रावी अर्श को आप जीत सकते हैं। मतलब 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में आप पाचन अनुलोमन द्रव्य दे दीजिए अभयारिष्ट जैसे, यदि बल आदि अच्छा हो तो। बल अच्छा नहीं है, स्त्रावी अर्श है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली स्तंभन वगैरह द्रव्य दे सकते हैं। और उसका बल मध्यम है तो फिर आप उसको तिक्त द्रव्य से सिद्ध कोई मेडिसिन वहां पर दे सकते हैं। बहुत बार रक्तार्श होगा तो रक्तार्श में अभयारिष्ट यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक अलग प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उसकी रचना देखी जाए तो अमल की ज्यादा है, हरितक की भी है। हरितक की रक्तज कंडीशन में नहीं बोली है लेकिन अमल की बोली हुई है। और बाकी का पूरा कॉम्बिनेशन भी देखो तो कफवातज है। तो आप ऐसा कर सकते हैं युक्ति से कि उसको अभयरिष्ट का प्रमाण कम रखिए, क्योंकि हमें मल का निष्कासन तो करना ही है, विकृत दुष्ट रक्त को तो बाहर निकालना ही है, लेकिन उसके साथ बल हानि नहीं होनी चाहिए या अवयव की स्थानिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो उसमें आप घृत मिला के दे दीजिए ना, मतलब अभयरिष्ट लिया और 2-3 चम्मच महातिक्त घृत मिक्स कर दिया और वो खाने के पहले ले लिया। इस प्रकार श्रावी अर्श में भी दिया जा सकता है ना। यस सर, थैंक यू। सर ऐसे कर सकते हैं ना, शुरू में कुछ दिन अभय अरिष्ट फिर बाद में स्तंभन के लिए कुटज अरिष्ट, ऐसा हो सकता है? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। और जबकि पहली बार ऐसा यूज कर जाए तो बाद में स्तंभन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो बहुत बार देखा गया है। नहीं, और उसमें भी क्रम है, पहले आप अभयरिष्ट यूज किए फिर तिक्त ही परम उपाचार है, ऐसा लिखा हुआ ही है ना। तो पहले तिक्त प्रधान कोई अर्शोग्न कल्पना यूज कीजिए, और फिर भी नहीं होता है तो फिर डायरेक्टली स्तंभन पे जा सकते हैं। फिर क्या पूछा है निधि मैम ने, व्हाट अबाउट फिशर? ये इसकी फलश्रुति में परिकर्तिका आया हुआ है तो फिशर में भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें फिर से परिकर्तिका में जाना होगा, एग्जैक्टली क्या संप्राप्ति वहां पर होती है। बहुत बार फिशर में धातुपाक की कंडीशन होती है। धातुपाक क्या होता है, तो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा उष्णता, विदग्ध आहार रस और गलत प्रकार का विहार, इन 3 मुख्य कारणों की वजह से परिकर्तिका होता है। विदग्ध आहार रस शरीर के अंदर होना, औष्ण्य होना शरीर के अंदर, या पेशेंट जो है पित्त प्रकृति, रक्त आसार होना इस प्रकार का, और उसका आसन 30-30, 40-40 किलोमीटर तक रोज का ड्राइविंग टू एंड फ्रो इस प्रकार का होना, वो उसकी कंडीशन रहेगी। तो आपका पर यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा, धातुपाक जो है उसको स्टॉप करना, यानी कि शरीर के अंदर की उष्णता जो है
उसको बैलेंस करना, धातुओं को बल देना और अल्सर जैसी कंडीशन निर्माण हो रही है उसको प्रॉपर करना। तो ऐसे कंडीशंस में आप शुरुआती अवस्था में अभयारिष्ट गुलकंद के साथ दे सकते हैं। गुलकंद खाया, अभयारिष्ट दिया, क्योंकि स्थानिक मल उपचय होता है, ये उसकी जरूरत ही है परिकर्तिका में या अर्श में। पहले उसको निकालना भी जरूरी है, लेकिन मल का शरण नहीं होना चाहिए, सॉरी ऑर्गन की हानि नहीं होनी चाहिए, इससे वैसा आप दे सकते हैं। और बाद में आप उसको सिर्फ नवनीत, वो 4-4, 5-5 चम्मच नवनीत और शर्करा मिक्स करके, नवनीत शर्करा घृत इस प्रकार के भी दे सकते हैं। इस प्रकार के मिक्स कर करके यदि आप देते हो तो धातुपाक भी कम हो जाएगा, शरीर के अंदर का औष्ण्य भी कम हो जाएगा, और हीलिंग होने की, अल्सर जैसी कंडीशन जो होती है उसके अंदर, वो भी कम होने में मदद होती है। सर अरिष्ट का सेवन भोजनोत्तर होना चाहिए, भोजन के पूर्व होना चाहिए, और क्यों? कभी भी कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको अपेक्षित है उसके हिसाब से? प्रचलन में तो भोजनोत्तर ही होता है ना, हर समय खाने के बाद, खाने के बाद। ऐसे प्रथा पड़ गई है सर, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा लिखा हुआ नहीं, और लिखा भी होगा तो ऐसे बहुत सारे अरिष्ट है जिसमें ऐसा लिखा है, जैसे तक्रारिष्ट है, तो चरक के तक्रारिष्ट में ऐसा वर्णन है कि इसको भोजन के पहले, मध्य और बाद में तीनों टाइम लेना है, त्रिशु कालेशु ऐसा वर्णन है। इसका मतलब अरिष्ट आप कभी भी ले सकते हैं, आपको क्या अपेक्षित है उसके हिसाब से। मैं जनरली ऐसे ही देता हूँ, खाने के पहले थोड़ा सा दे दिया। मैं क्या करता हूँ, मनुका का सूप बनाने को बोलता हूँ बहुत बार पेशेंट को। मनुका कॉमन इंग्रेडिएंट, बाकी फिर बदलता रहता है। 10-15 मुनक्का, थोड़ा मुलेठी, थोड़ा धान्य, जीरा, इसका पूरा काढ़ा बना लेना है, और आधा ग्लास उस काढ़े में मात्रा 1 चम्मच से लेकर 10-15 चम्मच तक उसके अंदर मिक्स करके भोजन की शुरुआत में थोड़ा पी लिया, मध्य में पी लिया और बाद में पी लिया। ऐसे में जो भी अग्नि की विकृति वाले खास करके पेशेंट है उसमें ऐसे देता हूँ, और बहुत सुंदर इसका रिजल्ट आता है। बस्ती भी देता हूँ बहुत बार, अभय अरिष्ट की या अन्य किसी अरिष्ट की 50-50 तेल में मिक्स करके उसका बस्ती के स्वरूप में भी यूज किया जा सकता है। अरिष्ट को मैं बहुत बार निरूह बस्ती में भी एज अ प्रक्षेप द्रव्य यूज करता हूँ। उसके अंदर का इनबिल्ट अग्नि इतना पोटेंट होता है कि बहुत सुंदर एक्शन होती है। फिर निरूह में भी, निरूह का एक्शन वही है ना कि मल को खींच के बाहर निकालना, तो वो होने में बहुत मदद होती है। सर आसवरिष्ठ से थोड़ा पित्त प्रकोप होता है ना? हाँ होता है, अरिष्ट से ज्यादा, आसव से थोड़ा सा कम, लेकिन वो हमें ट्रायल एंड एरर से समझ में आ जाता है, क्योंकि पहले मलाधिक्य की वजह से परतंत्र पित्त प्रकोप है, मल यदि निकल जाए तो पित्त प्रकोप कम हो जाता है। जैसे इन्होंने फलश्रुति में अम्लक दिया है, अम्लक नाम की कंडीशन होती है, वो अगेन मल संग्रह की वजह से होती है, या प्रॉपर से अनुलोमन नहीं होता है उसकी वजह से होती है। तो यदि आपको उसको डाउट है कि इसकी वजह से हो रहा है नहीं, तो कम मात्रा में यूज करके देखिए, 5-5 ml तक, फिर धीरे धीरे 10-10 ml बढ़ाइए। फिर भी होता है तो समझ लेना कि ये पित्तजन्य ही कंडीशन है स्पेसिफिक, तो वहां पर फिर आसवारिष्ट बंद कर देना, फिर उसको जगह पे गुरुत्व कल्पना या दूसरी कोई कल्पना। हम अब आसवारिष्टों के साथ बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं, यू कैन प्ले विद देम। 1-1 ml से स्टार्ट करके उसको 50 ml तक आप लेके जा सकते हैं धीरे धीरे वर्धमान क्रम में। यू कैन डू एनीथिंग विद इट इफ यू नो द कंसेप्ट। ओके सर एक दुविधा और है, जो मध्य का इसमें जो भाग रहता है अरिष्ट में, वो 8 से 10% रहता है। हम 60 ml देंगे उसको, तो उसका प्रभाव और लिवर पे जो नुकसान होगा वो नहीं होगा सर, आप देख के देखिए, तो उमनस्य का ही एक्शन होगा उसके शरीर पर, क्योंकि ये सेल्फ मेड मद्य है ना, उसके अंदर जनरेटेड है, कोई बाहर से इथिल अल्कोहल नहीं डाला हुआ है, इसलिए उस प्रकार का एक्शन नहीं होता, इस पे सिर्फ सौमनस्य ही मन का होता है। खुद पे ही ट्राई करके देख सकते हैं हम, क्यों ना ऐसा कहें कि स्वयं ही खुद ही अभय अरिष्ट ले कुछ दिन, क्या होता है देखते हैं, वर्धमान क्रम से जाते हैं या ऐसा ऐसा कर लेते। कल्प अध्ययन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है मेरे हिसाब, स्वयं लेके देखो पहले, फिर क्या क्या होता है चेंजेस नोट करते चले जाओ। तो कौन कौन रेडी है? मैं तो रेडी हूँ, लेकिन हमारे इधर दिल्ली में कोटक्कल की मेडिसिन नहीं मिलती सर, मेरे इलाके में नहीं मिलती साउथ की मेडिसिन। सर कोटकल की मिलती है, चिंता ना करो सर, मेरी जिम्मेदारी पहुंचा दूंगा आपको। हाँ हाँ जी जी सर, तो हम स्टार्ट करते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन? कोटकल का बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली में कोटकल का बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली में प्रमुख केंद्र है कोटकल का। अच्छा हाँ हाँ,
हमारे इलाके में नहीं है सर, मतलब 2 है अच्छे मेडिकल, सर, लेकिन ये नहीं मिलता। तो व्यवस्था हो जाएगी, चिंता ना करो सर। सागरपुर में है एक बड़ा आयुर्वेदिक स्टोर। हाँ वही शारदा करके है, लेकिन वहां पे वो साउथ का नहीं रखता है। ठीक है, चलो देखते हैं। विष्टम्ब मलावष्टम पे यस यस ट्राई करता हूँ। निधि मैम बोलिए टेस्ट ऑफ आसावरिष्ट इज नॉट सो गुड। सही बात है, बहुत लोग नहीं बोलते आसावरिष्ट लेने के लिए। वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते सच में, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आसावरिष्ट को टेस्टी कैसे बनाया जाए। हाँ, कुछ प्रक्षेप द्रव्य आप उसको पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या पसंद है, धनिया जीरा मसाले की चीजें, तो फिर उसको उसमें मिक्स करा के देख सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत पसंद रहती है आसावरिष्ट की टेस्ट, खास करके बूढ़े लोग जो रहते हैं, दे जस्ट लाइक इट्स टेस्ट वेरी मच, खास वो वही लेने के लिए आते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। सर द्राक्षाइश तो बहुत टेस्टी है। हाँ जी सर, बिल्कुल। सर दीपिका मैम मीटिंग का को क्या टाइम पसंद है एंड बताइए। हाँ ठीक है टाइम चलो। एंड होने अब आया यहाँ है। डिस्कस बीच ग्रुप बीच पे में करेंगे और हाँ अभयारिष्ट सेवन करेंगे, इतना करके बंद करते हैं। ओके जी सर, थैंक आज यू के लिए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। यस यस, थैंक यू सर, मजा आ थैंक यू गया वेरी सर मच। बहुत दिन बाद। आपका धन्यवाद, उल्टा बोलने का मौका दिया आपने।